दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दीपक त्रिपाठी और आज से मैं कसब उपन्यास की कहानी कहने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये कन्फेस कर लेता हूं कि ये नॉवेल मेरी नज़र में सर्वश्रेष्ठ प्रेम उपन्यास है, या बस यही हो सकता है कि कोई और अच्छी बेहतर ढंग से कही गई कहानी मैंने न पढ़ी हो। मनोहर श्याम जोशी जी जैसे महान लेखक को हम कई रूपों में जानते हैं। प्रेस, रेडियो, टीवी, डॉक्यूमेंट्री, फिल्म्स, एड्स, कोई मीडियम ऐसा नहीं जिसके लिए उन्होंने सक्सेसफुल राइटिंग न की हो। दूरदर्शन सीरियल्स हम लोग, बुनियाद, मुगेरी लाल के हसीन सपने, कक्का जी कहिन ने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई। उनकी रचनाओं में कुरु कुरु स्वाहा, कसब, क्याप, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, हमजाद आदि शामिल हैं। बात करते हैं कसब की। कसब कुमाऊनी भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब है पता नहीं, क्या जाने। इस कहानी की पृष्ठभूमि उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र है, तो जाहिर है मनोहर जोशी जी की लेखनी में आंचलिक शब्दों की, प्रसंगों की, कहावतों की बहुतायत तो होगी ही। फिर भी पाठन करते हुए मैं ध्यान रखूंगा कि कोई भी बात श्रोताओं के समझ में आए बगैर न रहे। ये उपन्यास जोशी जी की चमत्कारिक शैली में लिखा गया है, जिसमें वो खुद एक नरेटर हैं। उपन्यास पढ़ते हुए ये भार मुझे उठाना होगा। तो आइए चलें साधारण से नायक नायिका की असाधारण रस से भरपूर इस कहानी के सफर पर। और हाँ, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, कहानी के दौरान आप चाहे जितना खुश, दुखी या मगन रहें, कोई आपसे अंत में पूछे कैसी लगी कहानी, आपका जवाब होगा कसब। इस कथा के जो भी सूझे मुझे शीर्षक विचित्र सूझे, कदाचित इसलिए कि इस सीधी सादी कहानी के पात्र सीधा सपाट सोचने में असमर्थ रहे। कसब विचित्र ही रख भी दिया है शीर्षक, किंतु मात्र आपको चौंकाने के लिए नहीं। आपकी तरह मैं भी मात्र चौंकाने वाले साहित्य का विरोधी हूं। मैं जो रच रहा हूं यहां इन एडवर्ड यूकीन बंगलों के इस शांत सुंदर पहाड़ी कस्बे पिंसर में, वो एक प्रेम कहानी है। जिंदगी की घास खोदने में जुटे हुए हम जब कभी चौंक कर घास, घाम और खुरपा तीनों भुला देते हैं, तभी प्यार का जन्म होता है। या शायद इसे यूं कहना चाहिए कि वो प्यार ही है जिसका पीछे से आकर हमारी आंखें गदोलियों से ढक देना हमें चौंका कर बाध्य करता है कि घड़ी दो घड़ी घास, घाम और खुरपा भूल जाए। प्रेम का पदार्पण किसी सुरम्य स्थल में होता दिखाया जाए, ऐसा शास्त्रीय विधान है। आज के लेखक भी बहुधा किसी हिल स्टेशन के सुंदर, शांत, एकांत डाक बंगले में ही प्रेम का प्रस्फुटन होता दिखाते हैं। वहीं पिछले किसी प्रेम से आहत व्यक्ति नूतन प्रेम, नवीन आशा से आंख मिलाता है उनकी कहानियों में। ये कहानी भी हिल स्टेशन नैनीताल में शुरू हो रही है। नायक नायिका डाक बंगले में तो नहीं, बंगले में जरूर हैं। बंगला न नायिका का है न नायक का, वो एक खाली बिकाऊ बंगला है जो इन दिनों नायिका के मौसा ने, जो नायक के बहुत दूर दराज के चाचा भी हैं, अपनी बेटी के विवाह के निमित्त 4 दिन के लिए ले रखा है। नगरवासी इसे वर्तमान मालकिन के रूप स्वभाव को लक्ष्य कर भिसूणी, फूहड़ रानी की कोठी कहते हैं। लेकिन अगर आप नायक की तरह कभी बंगले की ओर फूटने वाली पगडंडी की शुरुआत पर पांगर के पेड़ तले स्थापित पत्थर की काई हटाएं, तो इस बंगले का वो नाम पढ़ सकेंगे जो इस कथा के अधिक अनुकूल है, रौंदेवू, संकेत स्थल।
नायक नायिका में से कोई भी पिछले किसी प्रेम से आहत नहीं है, लेकिन आहत होंगे अब, ऐसी आशा की जा सकती है, क्योंकि एक उम्र होती है आहत होने की और वो उस उम्र में पहुंच चुके हैं। उस उम्र के बाद और उस चोट के बावजूद तमाम और जिंदगी होती है। इसीलिए लेखक होते हैं, कहानियां होती हैं। नायक का नाम देवीदत्त तिवारी है। बहुत गैर रोमानी मालूम होता है उसे अपना ये नाम। यूं साहित्यिक प्राणी होने के नाते वो जानता है कि देवदास ऐसे ही निकम्मे नाम के बावजूद अमर प्रेमी का पद प्राप्त कर सका, इससे आशा बंधती है। फिर भी निरापद यही है कि वो अपने को डीडी कहलाना पसंद करे। इस पसंद को कुछ मस्खरे मित्रों ने उसे डीडीटी कहकर पुकारने की हद तक खींच डाला है। कुछ लोग उसे डीडी द मूडी भी कहते हैं, पर इससे उसे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मूड का इस छोर से उस छोर तक झटके से पहुंचते रहना उसे अपनी संवेदनशीलता का लक्षण मालूम होता है। घर वाले उसे इसी मूड के मारे सूर्या कहते हैं। घर वालों के नाम पर दूर के चचिया, ममिया, फुफिया, मौसिया रिश्तेदार ही बचे हैं। माँ बाप दोनों अपने इस इकलौते को दुधमुहा ही छोड़ गए थे। नायक 22 साल का है। 2.5 वर्ष पहले उसने इलाहाबाद से बीए पास किया। एक चाचा जी ने कहलाकर उसे वहीं एजी दफ्तर में क्लर्की दिलवा दी और आईएएस पीसीएस के लिए तैयारी करने को कहा मेधावी बालक से। लेकिन साहित्यिक डीडी को ये सब रास नहीं आया। वो 2 ही महीने में बंबई भाग गया। किसी व्यावसायिक दिग्दर्शक का सहायक है, कलात्मक फिल्में बनाने का इरादा रखता है। इस बीच उसके एकांकियों, कविताओं और कहानियों के संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। विवाह को छोड़ अन्य सभी क्षेत्रों में उदीयमान श्रेणी का सितारा माना जा सकता है। विवाह के लिए मध्यवर्गीय मानकों के अनुसार वो सर्वथा अयोग्य वर है। प्रेम के बारे में हमारे नायक ने पढ़ा सुना बहुत कुछ है, सोचा भी बहुत विस्तार से है, लेकिन प्रेम कभी किया नहीं है। नायक ने न केवल प्रेम नहीं किया है, बल्कि अक्सर अश्रु प्रवाह करते हुए ये तय पाया है कि मैं उन अभागों में से हूं जिन्हें कभी प्यार नहीं मिलेगा। विधाता ने मुझे इस योग्य बनाया ही नहीं है कि कोई मुझसे प्यार करे। 6 फुट 3.25 इंच और 135 पौंड की इस सीकिया काया से कौन आकर्षित हो सकता है भला? तिस पर निर्धन, विफल, अव्यवहार कुशल, सर्वथा उपेक्षणीय। यों कुछ क्षण ऐसे भी आते रहे जब नायक को नायक कुल मिलाकर ऐसा खास बुरा नहीं मालूम हुआ है। इन एकांत क्षणों में वो विलायती फिल्म तारिका जीन सिमंस को अपनी प्रेमिका के रूप में गरम गीली कल्पनाएं करता आया है। नायिका ने न प्रेम किया है, न प्रेम के बारे में फुर्सत से कुछ सोचा ही है। इधर ये अलबत्ता वो कभी कभी सोचती रही है कि अब प्रेम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए। उसे 17वां लगा है पिछले महीने, इंटर के प्रथम वर्ष में है। पढ़ने में उसका जरा भी मन नहीं लगता और आगे पढ़ने की उसे कतई इच्छा नहीं है। अल्मोड़ा में रहती है वो, जहां उसके पिता बनारस विश्वविद्यालय से जल्दी सेवानिवृत्त होकर आ बसे 14 वर्ष पहले। 5 बच्चों में सबसे छोटी है, 4 भाइयों की इकलौती बहना, मतलब बहनियां। संस्कृतज्ञ पिता ने इसका नाम मैत्रेयी रखा था। हाई स्कूल सर्टिफिकेट और जन्म कुंडली में वही नाम सुशोभित है, मैत्रेयी शास्त्री। जिस समय पैदा हुई थी, पिताश्री एक मलेच्छ कन्या को देवभाषा ही नहीं वेद भी पढ़ा देने का दुस्साहस कर रहे थे, मालवीय जी के नरोवा कुंजरोवा के आदेश पर। और वो मलेच्छ कन्या इस बच्ची को बेबी कहती थी। ये नाम उनके बड़े बेटे को, जो सेना में भर्ती होना चाह रहा था, पूरा अंग्रेज था, पसंद आया था। उसके आग्रह से यही नाम चल भी गया, बेबी।
अपना नाम सार्थक रखने में यकीन रखती है, खिलंदड़ है, लड़केंधी है। पेड़ पर चढ़ना हो, गुल्ली डंडा खेलना हो, कुश्ती लड़ना हो, कबड्डी खेलनी हो, बेबी हमेशा हाजिर है। उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली क्रिकेट खेलने में टूटी है और अब थोड़ी सी मुड़ी हुई रहती है। बेबी बैडमिंटन में जिला स्तर की चैंपियन है। ये बात अलग है कि इस जिले में बैडमिंटन स्तरीय नहीं। बेबी को इधर बार बार समझाया जा रहा है कि अब वो बच्ची नहीं रह गई है। उसे सिलाई कढ़ाई सीखने और चूल्हे चौके से दिलचस्पी रखने की सलाह दी जा रही है। इस तरह की हर सलाह बेबी पूरी गंभीरता से सुनती है और फिर बहुत उत्साह से घरेलू कामों में अपने सर्वथा अकुशल होने का इतना भीषण प्रदर्शन करती है कि ईजा माताजी माथा पीट लेती है। नौकर जाकर मुस्कुराते हैं और बेबी पहले थोड़ा खींच लेने के बाद स्वयं जी खोल कर हंसती है। बेबी का घरेलू काम करने का एक और भी तेवर है जो कम हैरान परेशान करने वाला नहीं है। बेबी कोई काम अपने जिम्मे लेती है और चूंकि उस काम का कोई भी हिस्सा उससे ठीक से नहीं हो पाता है, लिहाजा हर कदम पर वो नौकरों की या ईजा की सहायता मांगती है। सब्जी छोंकनी हो तो घी कितना डालूं? इतना। ये घी गर्म हो गया, देख दो। छोंको किससे? हींग से या जीरे से? हींग का ये अंदाजा ठीक है। हल्दी कितनी? इतना नमक ठीक है। ईजा कहती है, छी हो, इससे तो तू हमें ही बनाने दिया कर। बेबी कहती है, 24 घंटे कहते घर का काम नहीं करती, करने बैठो तो कहते मत किया कर। इधर बेबी से ये भी कहा जा रहा है, ये अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा, यहां बदनाम कर देते हैं लोग। सलवार कमीज फ्रॉक या हाफ पैंट मत पहना कर, उधम मत मचाया कर, लोगों के सामने फी फी मत हंसा कर, साड़ी का पल्लू मत गिरने दिया कर, चौड़ चापड़ रहा कर। बेबी कुमाऊनी शब्द चौड़ चापड़ की हिंदी में व्याख्या करके अपने शरीर को फैलाती है और पूछती है, इस तरह, और फिर फी फी हंस देती है। बेबी पर अच्छा असर पड़े इस इरादे से शास्त्री जी ने अपनी एक गरीब सीधी सादी मेधावी भांजी दया को घर में रख लिया है। वो उसे बीए करा रहे हैं। लेकिन बेबी दया के नहीं, दया बेबी के प्रभाव में हो तो हो। इधर कभी कभी बेबी के विवाह की भी चर्चा की जा रही है। पिताजी चारों बेटों का विवाह कर चुके हैं और अब कन्यादान की ही जिम्मेदारी उन पर बची है। बेबी के लिए कुछ योग्य वर प्रस्तावित किए जा चुके हैं, किंतु उसे शादी का नाम सुनकर ही हंसी आती है। हर प्रस्तावित वर का वो ऐसा खाका खींचती है, इतनी नकलें उतारती है कि ईजा आंखें भी तरेरती है और मुस्कुराती भी है। हाँ, अब तेरे लिए तो किशन भगवान ढूंढने पड़ेंगे, वो कहती है। बेबी टिप्पणी करती है, किशन भगवान रिजेक्ट, काले हैं और 1600 पहले ही रख रखी उन्होंने। बेबी को दर्पण के लिए कम ही फुर्सत मिलती है। सजती संवरती नहीं, कपड़े ठीक से पहनती नहीं, लेकिन जमाने भर में उड़ती ये खबर उसके कानों तक पहुंच चुकी है कि बेबी बेहद सुंदर है। जब वो अल्मोड़ा में स्थानिक रिवाज के वशीभूत सड़क के कोने में पर्वत पार्श्व में लगभग धंसती सी चलती है, तब स्थानिक छैला लक्षणा का सहारा लेकर उससे बहुत कुछ कहते हैं और पुलियाओं पर बैठे अवकाश प्राप्त वृद्ध जिज्ञासा करते हैं कि ये किसकी चेली है, मतलब किसकी बेटी है, और प्राप्त सूचना अपने परिवार के किसी सुयोग्य चिरंजीव के संदर्भ में नोट कर लेते हैं। तो ऐसे हैं हमारे नायक नायिका। सन 1954 में जब ये कहानी शुरू होती है, जिन कक्का की सुधा नामनी आयुष्मती सौभाग्यकांक्षिणी का विवाह हो रहा है भिसोन रानी की कोठी में, उनसे डीडी का रिश्ता स्थानिक शब्दावली में लगड़ता पकड़ता है, अर्थात खींच तान कर जोड़ा जा सकता है। किंतु एक रिश्ता स्नेह का भी तो होता है ना। ये परिवार भी डीडी से बहुत सहानुभूति करता है। सहानुभूति के अतिरिक्त उसे इस अनाथ को कुछ देना नहीं पड़ा है, क्योंकि रिश्तेदारी ऐसी नहीं थी
कि इस संबंधी से उस संबंधी के घर फुटबॉल की तरह लतिया कर पहुंचाए जाते बालक को उन्हें कभी अपने घर में शरण देने के लिए बाध्य होना पड़ता। अतएव बालक को लतियाने वालों को लानत भेजने का और उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त करने का सुख इस परिवार ने निर्बाध लूटा है। मानने बरतने के अंतर्गत इस परिवार की लड़कियां बबली दी, सुधा और गुड़िया तीज त्योहार पर प्रत्यक्ष अथवा डाक से उसका स्मरण करती आई हैं। इस परिवार ने यदा कदा एक अनाथ बालक को कोई उपहार देकर धन्य भी किया है। कक्का का छोटा लड़का है बब्बन, हॉकी खेलने और चलाने वाला छेला, जिसे गाने बजाने और अभिनय का शौक है और जिसकी कृपा से डीडी मौज मस्ती की आकर्षक किंतु आतंकप्रद दुनिया का दर्शन कर सका कभी कभी अपने छात्र जीवन में। बब्बन ने ही उसे आग्रहपूर्वक आमंत्रित किया है इस विवाह पर, और सोद्देश्य बब्बन फिल्मों में नायक गायक बनने के सपने देखता था। एक तरह से बब्बन की बंबई जाहुजू ही डीडी को साहित्य से सिनेमा में ले गई है। बब्बन को मलाल है कि वो लड़कियों जैसा डीडी तो बंबई भाग गया और मैं नैनीताल का दादा और हीरो पारिवारिक आर्थिक संकट के कारण यहां क्लर्की में अपनी ऐसी तैसी करा रहा हूं। जंग लगा रही है ये क्लर्की मेरी धींगा मस्ती पर। तो रात जब डीडी भिसोण रानी की कोठी में पहुंचा, बब्बन उस पर एकाधिकार बनाए रहा। डीडी को यह अवसर ही नहीं मिला कि वो उस कमरे में जा सके जिसमें लड़कियां ढोलक, मजीरा, तबला, हारमोनियम लेकर धमा चौकड़ी मचा रही थी। शकुना दे काजे, शकुनाखर और सांझ पड़ी संझा देवी पाया चढ़ियानो संझवाती गाने के बाद अब सिनेमा के गीत चल रहे थे। कोई लड़की सुनो गजर क्या गाए समय गुजरता जाए पर शायद धृष्ट सा कैबरे कर रही थी, क्योंकि गाती हुई लड़कियों के हंसने की आवाज आ रही थी। वे चिल्ला रही थी, बेबी बेशरम। अच्छा होता कि डीडी तब उस कमरे में चला जाता। नायक नायिका का प्रथम साक्षात सामान्य और सुखद परिस्थितियों में हो सकता था तब, किंतु डीडी तब बब्बन के इस प्रश्न से उलझा था। अबे टीडियन वाह, बंबई में बब्बन के लिए चानस बिड़ा रही है कि नहीं? डीडी और बब्बन में अक्सर तराई वालों की हिंदी में नोक झोंक और बातचीत चलती है। डीडी इसी भाषा में बब्बन को यह समझाता रहा, अभी तो खुद मैं पांव सल खा के इमली के पत्ते पर दंड पेल रहा हूं लल्लू। तराई वाली बोली में भी उसे बंबई में अपनी नगण्यता का वर्णन उदास कर देने वाला मालूम हुआ। रात देर तक बब्बन और डीडी बतियाते रहे कोने वाले कमरे में। वे सोए तभी जब कर्नल भुवन चंद्र शास्त्री, जो नायिका के ठुलदा यानी सबसे बड़े भाई हैं, उन्हें फटकार सुनाने और अर्ली टू बेड की फौजी सलाह देने आए। डीडी सुबह देर से उठा। बंगले के सभी बाथरूम उसने घेरे पाए। पिछवाड़े चाचा जी ने ऐसे ही अवसर के लिए टाट और बांस से एक अस्थाई टट्टी बनवा दी थी। डीडी ने वहीं शरण ली। अब नायक नायिका के प्रथम साक्षात्कार का वर्णन करना है मुझे, और किंचित संकोच में पड़ गया हूं मैं। भदेश से सुधी समीक्षकों को बहुत विरक्ति है, मुझे भी है थोड़ी बहुत। यद्यपि मैं ऐसा भी देखता हूं कि भदेश से परहेज हमें भीरू बनाता है और अंततः हम जीवन के सर्वाधिक भदेश तथ्य मृत्यु से आंखें चुराना चाहते हैं। जो हो, यहां सत्य का आग्रह दुर्निवार है। यदि प्रथम साक्षात की बेला में कथानायक अस्थाई टट्टी में बैठा है, तो मैं किसी भी साहित्यिक चमत्कार से उसे ताल पर तैरती किसी नाव में बैठा नहीं सकता। दाएं से जहां बंगले से अलग बनी हुई किंतु ढके हुए गलियारे से जुड़ी हुई रसोई है, नायक को चाय के लिए अपनी बुलाहट सुनाई दे रही है। बब्बन चीख कर कह रहा है, अबे ओए डीडीटी के, क्या कर रही है वहां विलायत में, मलका विक्टोरिया के दौरे? नायक को अपनी हाजिर जवाबी पर नाज है। वो शौच करके उठता है, ये जवाब देते हुए कि
तेरी तरियों के मच्छर मार रिया हूं। बहुत विलंब से वो ये खोज करता है कि टट्टी बनवाने वाले के लिए ये कल्पना असंभव थी कि इसे 6 फुट या इससे ज्यादा कद वाला कोई इस्तेमाल करेगा। तो नायक अब कुर्ता ठोड़ी के नीचे दबाए, इजार बंद के छोर संभाले उठंग है। रसोई के बाहर रिश्तेदारों का मजमा है और बब्बन चिल्ला रहा है, ओए उज़्बक, सुबह सुबह दर्शन क्यों करा रही है? और हां, कोई हंस रही है, सोच सोच कर क्रमशः बढ़ते हुए आवेग से। यह हंसी रसोई और बंगले को जोड़ने वाले गलियारे से फूट रही है, टट्टी के ऐन पास से। तो नायक, जो इजारबंद बांध चुका है, दृष्टि घुमाता है और नायिका से उसकी दृष्टि पहली बार मिलती है। उसका मुंह खुला रह जाता है। जीन सिमंस नुमा एक अपरिचित लड़की, गोरी चिट्टी, गालों में ललाई, नाक थोड़ी सी घूमी हुई, बाल सुनहरे, आंखें बड़ी बड़ी और चपल। लड़की के हाथ में ट्रे है। ट्रे में चाय का कुल जमा एक गिलास, जो शायद दीदी के लिए है। गिलास हिल रहा है इस हास्य कंप में। कोई फौजी इस जीन सिमंस को झिड़क रहा है और नायक धप से फिर बैठ गया है। और जब बैठ ही गया है तब बकायदा इजारबंद खोलकर ही क्यों न बैठे। वो इजारबंद का एक सिरा खींचता है, लेकिन अफसोस कि ये गलत सिरा है। गांठ खुलने की बजाय दोहरी हो जाती है। इस तरह की गांठ पर लगी गांठ के लिए हिंदी में कोई शब्द नहीं है। कुमाऊनी में है माल गांठ कि वहां मार गांठ। नायक सुपरिचित है इस शब्द से, क्योंकि फीता हो या नाड़ा, खोलते हुए उससे अक्सर मार गांठ पड़ती आई है। इस मामले में उसका बचपन जवानी में भी बरकरार है। बस इतना ही कि अब बुआ को आवाज नहीं दे सकता कि मार गांठ पड़ गई, खोल दो। गांठ नहीं खुलती तो जूता या पायजामा खींच तान कर उतारता है। नायक कोचेस भाव से टट्टी में बैठा हुआ है, मानो अपनी जीन सिमंस का गलत परिस्थितियों में दर्शन करने के अभियोग में उसे यहीं आजीवन कारावास काटना हो। वो इस सारे प्रसंग से जितना लज्जित है, उतना ही उत्तेजित इस खोज से है कि जीन सिमंस ने खास उसके लिए अपना एक कुमाऊनी संस्करण प्रस्तुत किया है। अब बाहर चाय पीकर क्यू में लगे लोगों की चिल्लाहट प्रबल हो गई है। नायक सिर झुकाए बाहर आ गया है। हाथ धोकर वो चाय लेने रसोई घर नहीं जा रहा है। पिछवाड़े पिछवाड़े वो बंगले का चक्कर काटकर दूसरी ओर कोई शरण स्थली ढूंढने निकला है। इस यात्रा में उसे सिसों मतलब बिच्छू घास चुभ रही है। वो एक ऐसे स्थान पर जा पहुंचा है जहां से नीचे मुफलिस हो चुके टेनिस कोर्ट की ओर सीढ़ियां उतरी हैं। इसी मैदान में बब्बन शामियाना लगाए जाने की देखरेख कर रहा है। कुछ बच्चे रिसेप्शन के लिए आई हुई कुर्सियों सोफों पर कूद रहे हैं। नायक एक सीढ़ी पर बैठ गया है। उसके मन में दो परस्पर विरुद्ध प्रार्थनाएं झकझोरी कर रही हैं। पहली ये कि जो लड़की मैंने अभी अभी देखी, इस जन्म में फिर कभी उससे सामना न हो। दूसरी ये कि जब तक सांस चल रहा है मेरा, तब तक यही लड़की प्रतिपल मेरी आंखों के सामने रहे। प्रेम होता ही अतिवादी है। ये बात प्रौढ़ होकर ही समझ में आती है उसके कि विधाता अमूमन इतना अतिवाद पसंद करता नहीं। खैर, सयाना समझदार होकर प्यार कहाँ रह पाता है। तो नायक का एक मन हो रहा है कि अभी यहीं से सीधा भाग जाऊं बंबई, और एक मन ये हो रहा है कि सारे बंगले में ये कहता डोलूं, वो कौन थी, वो कहाँ है, अरे कोई उसे बुलाओ। हमारा नायक इसी उहापोह में डूबा है कि दूसरा सीन शुरू होता है। इतने दबे पांव आई है कोई कि आहट तभी हुई जब वो एक सीढ़ी ही ऊपर थी। नायक ने पलटकर एक झलक देखी है और फिर छत पर क्षितिज निहारने में जुट गया है।
मानो यही उसका पुश्तैनी पेशा हो। चाह रख दीजिए। रख दी, पी लो। पी लूंगा। कब? थोड़ी देर में। ठंडी हो जाएगी। मैं गर्मा गर्म पीता भी नहीं। फूंक मार कर ठंडी कर दूंगा। अब क्रुद्ध टीडी देखता है जीन सिमंस को, जो आराम से उसके पास बैठ गई है और उसे इस तरह देख रही है मानो वो कोई अजूबा हो। जीन सिमंस को उसका क्रुद्ध चेहरा देखकर हंसी आने को हो रही है, क्योंकि इस चेहरे को वो उसी अस्थाई टट्टी से उभरा देख रही है मन में। कहती है, अब मुझे हंसाना मत। तब हंसाया तो सुबह सुबह डांट पड़वा दी कंधे। चाय पीते हुए नायक मुंह तोड़ जवाब की तलाश में एक बेतुके जवाब तक पहुंचता है। आपकी वजह से मेरी मार गांठ पड़ी कंधी। मारगांठ? हाँ, मारगांठ। मारगांठ नहीं जानती? नायक कहता है, और हद हो गई। कुर्ता उठाकर उस दोहरी गांठ का नायिका को कुछ ऐसे दर्शन कराता है मानो वो इजारबंद नहीं उसकी आत्मा हो। नायिका को हंसी का दौरा पड़ता है। नायक को अपनी बेतकल्लुफी और बेपर्दगी का एहसास होता है। कुर्ता गिराते हुए वो सीन पर पर्दा गिराने वाले अंदाज में कहता है, चलिए हम आपके लिए कुछ हैं तो, हास्यास्पद ही सही। वो चाय पीते हुए सीढ़ियां उतरने लगता है। वो दूसरी भी सीढ़ियां उतर रही है, लेकिन वो पलटकर देखता नहीं। हास्य क्या? वो पूछती है। हास्यास्पद, जिस पर लोग हंसें। नायक मास्टराना अंदाज में जवाब देता है। वो कहती है, ओह अच्छा, क्या बच्चे भी हास्यास्पद होने वाले हुए? उन पर भी तो हम हंसते हैं। नहीं, बच्चे हास्यास्पद नहीं होते। नायक अभी भी मास्टराना है। लेखक होकर भी कैसे कह दिया हास्यास्पद? बच्चा कहना था ना। नायक रुक जाता है। नायिका से मुखातिब होता है। अपने कद को वृक्षासन में तान लेता है और कहता है, मैं और बच्चा, चाहे जैसे देख लीजिए, मैं आपसे बहुत बड़ा हूं। ये तो गनीमत समझिए कि आप जैसी मूर्ख कस्बा कन्या को इतनी लिफ्ट दे रहा हूं। लिफ्ट? प्रश्न में जिज्ञासा नहीं, शुद्ध चुनौती है। LIFT, लिफ्ट। नायक प्रश्न को कूढ़ मगज की जिज्ञासा ही मानकर अपनी उद्दंडता का परिचय दे रहा है। नायिका अब उसकी राह छीन कर खड़ी हो गई है। कह रही है, दो। क्या? LIFT, लिफ्ट। नायिका का हंसी यंत्र शुरू होने को है। उठाकर दिखाओ ना। वो कद्दावर है लेकिन कसरती नहीं। इस बलिष्ठ बालिका को उठा सकेगा इसमें थोड़ा संशय है उसे, और किसी भी बालिका को सरेआम उठाना उसे नैतिक दृष्टि से भी निरापद नहीं मालूम होता। वो खिसिया कर मुस्कुराता है और कहता है, जाइए, छोड़ दिया बच्ची समझ के, वरना आप जैसों को तो हम छोटी उंगली पर ऐसे उठा दें, ऐसे, समझे? टेनिस कोर्ट से बब्बन इधर सीढ़ियों की ओर आ रहा है। उसे देखकर नायिका जाने को मुड़ती है। जाते जाते पूछती है दबी जबान में, माना मुनि में भी यही कहोगे, गोवर्धन किरदारी? माना मुनि फेरों के समय की रस्म है, जिसमें वर के सामने वधू की ओर से वैदिक चुनौतियों की एक फहरिस्त पेश की जाती है। उनमें से एक ये भी है कि वधू को अपनी दाईं ओर से उठाकर बाईं ओर बैठाकर दिखाओ। इस तरह की चुनौतियां महज रस्म मानी जाती हैं, लिहाजा भली वधुएं खुद ही उठकर इधर से उधर चली आती रही हैं। नायक जानना चाहता है कि नायिका ने ये अंतिम टिप्पणी क्यों की। इसलिए कि वो अपमानजनक शरारत और शरारती अपमान को ये कहकर पराकाष्ठा पर पहुंचाना चाहती थी कि तुम अपनी वधू को मानामुनी में उठा नहीं पाओगे, या कि ये एक प्रच्छन्न संकेत था कि वहां उस मानामुनी में वधू मैं ही हूं, ऐसा कुछ कुछ इरादा हो चला है मेरा। लेकिन नायक के पास विवेचना के लिए समय नहीं है। बब्बन आ गया है। चलो इससे नायिका के बारे में कुछ पूछूं, शायद उससे स्थिति स्पष्ट हो, ऐसा सोचता है नायक। बब्बन डियर,
ये जो लड़की चाय लेकर आई थी, ये किसकी लड़की है? कहाँ की है? नायक का अंदाज बुजुर्गाना है, मानो उसका कोई विवाह योग्य बेटा हो और वो उसके संदर्भ में ये जानकारी चाह रहा हो। किसकी आंगनी दाक? बब्बन काज गीत की एक पंक्ति हंसकर दोहराता है और कहता है, भूल जाओ बिरादर, ये अंगूर खट्टे मान लो, समझे? बब्बन डीडी को बेबी का परिचय देता है और विस्तार से समझाता है कि क्यों बेबी डीडी को मिल नहीं सकती। डीडी सिर झटक कर कहता है, ना मिले? तू तो ऐसे कह रहा है मानो मैंने उससे शादी की बात कही हो। परिचय नहीं था इसलिए पूछ लिया कौन है। ना मिले? बब्बन ने कहा। बिरादर, इसी बात पर सुनिए ट्यून। रेडी, 1 2 3। ना मिले, ना मिले, ना मिले, ना मिले, प्रिय तुम ना मिले। हर ना मिले के साथ पियानो पर बैंग, फिर ड ड ड ड ड ड ड ड। बब्बन ट्यून की बारीकियां समझा रहा है। माचिस की डिबिया उसका तबला है, जीभ और होंठ जमाने भर के साज। वो गा रहा है अपनी मुकेशनुमा आवाज में, जिसमें मिठास के साथ चुटकी भर बेसुरापन, नकसुरापन भी मिला हुआ है। डीडी गाना ध्यान से सुन नहीं रहा है। वो ना मिले उसके दिल के पियानो पर बैंग जरूर हर पार कर रहा है। इस विस्फोट के मध्य उसके मन का एक कोना कतई शांत है और वहां बैठकर वो बराबर यही सोच रहा है कि नायिका ने वो टिप्पणी इसलिए की थी कि वो उसका मखौल उड़ाना चाहती थी, या कि इसलिए कि वो सद्य मुकुलित प्रीत का एक प्रच्छन्न संकेत देना चाहती थी। दोहराव से प्रश्न इतना स्पष्ट हो चुका है कि अब पूरा का पूरा नहीं कहना पड़ता, केवल या की से काम चल जाता है। पर्याप्त है संशय का ये तो आखिर, इसी को भजता है वो। जैसे रिकॉर्ड पर सुई अटक गई हो, या जैसे अनवरत मौन जाप का व्रत ले लिया हो। भजता है और विह्वल हुआ जाता है। अबोध की फैसला कर क्यों नहीं पाता? जानता नहीं कि यही 2 आखर उस 2.5 आखर का नींव पत्थर है, और जब बूढ़ा हो जाएगा इसे जपते जपते तब पहुंच जाएगा परम संशय पर, ये मैं हूं या कि तू है। विवाह और विदा की गहमा गहमी में अटक गई है प्रेम कथा। प्रेम कथा है ना, इसीलिए अटकाव है। कौतुक प्रीत की बात होती तो यही गहमा गहमी 2 जनों की छेड़छाड़, छुआ छुआवल के लिए आदर्श आड़ बन सकती थी। यूं ऐसा भी नहीं कि छेड़छाड़ हो ही ना रही हो, लेकिन एक तरफा है वो, नायिका की तरफ से है, ऐसा अनुमान मात्र ही कर सकता है नायक। वो शायद नायिका ही थी जो उसके कोट की पीठ पर पर्ची पिन कर गई थी, लंबू लाटा। लाटा यानी गूंगा, मूर्ख। इस पर्ची की वजह से द्वाराचार के समय उसकी हंसी हुई। कन्यादान के समय बीच बीच में उसके टीप मार जाने वाला हाथ शायद नायिका का ही था। फेरों से कुछ पहले रात जब वो गुसलखाने में गया था, तब शायद नायिका ने ही बाहर से सांकल लगा दी थी, और सद्य विवाहितों की आरती हो जाने के बाद जब डीडी युवा मंडली में अपने बम्बैया संस्मरणों से रंग जमा रहा था, तब शायद नायिका ने ही उस बच्चे को सिखाकर भेजा था कि जा पूछ, दाजू तुम्हारी बंबई में मारगांठ खोलने की मजूरी क्या मिल जाती होगी। डीडी अनाथ होने के कारण कभी भी मध्यवर्गीय घरेलू जीवन के केंद्र में नहीं पहुंच सका है। बुद्धिजीवी होने के एहसास ने उसे इस दूरी को बढ़ाने के लिए ही प्रेरित किया है, और बंबई जाकर तो वो सचमुच इस जीवन से कट ही गया है। विवाह विदा की तमाम रस्मों से उसकी यूं भी दिलचस्पी नहीं, और दाल भात में मुसरचंद बनने में उसे संकोच भी होता है। उसका बस चलता तो वो कोई उपन्यास पढ़ता रहता या सुख की नींद सोता, लेकिन उसका बस चला नहीं है। वो हर रस्म में मौजूद रहा है ताकि उसे देख सके, कोई ऐसा स्पष्ट संकेत पा सके उन आंखों से जो या की करते आरे से उसकी आत्मा को मुक्ति दिला सके। वो हर रस्म में इसलिए भी मौजूद रहा है कि आप अपने विचार पर शर्माते हुए ये सोच सके
कि अगर यही बेबी वधू हुई तो उसे इन तमाम बेमतलब रस्मों से गुजरने में कोई ऊब न होगी। बेबी है कि जब भी नजर आ रही है इस भीड़ भाड़ में तो गुमसुम निगाहों से ही उसे देख रही है। हाँ, गुड़िया और अन्य हम उम्र बहनों के साथ खूब बोल चहक रही है। क्या वो उसके प्रति इसलिए गुमसुम है कि अपनी याकी में उलझी हुई है, या कि वो उसकी उपेक्षा कर रही है, या कि इसे कोई मुक्ति नहीं। कुछ गड़बड़ इस वजह से भी हुई है कि बेबी के सबसे बड़े भाई कर्नल शास्त्री, जो फोटोग्राफ उतार रहे हैं विवाह के, गैर कसरती गैर फौजी डीडी से बहुत चिढ़े हुए हैं। उन्हें इस बेरोजगार युवक का अपनी छोटी बहन को यूं घूरना पसंद नहीं आ रहा है। वो फोटोग्राफी के बारे में उसकी बिनमांगी सलाह से भी दुखी हैं। उन्हें इस फटेहाल का अच्छी अंग्रेजी बोलना भी आपत्तिजनक सा मालूम हो रहा है। और विचित्र किंतु सत्य कि 5 फुट 11.5 के कर्नल शास्त्री को किसी अन्य का 6'3" होना भी कष्टदायक प्रतीत हो रहा है। सुबह 10 बजे विदा हुई। उसके बाद शेष दिन में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो किसी गिनती में हो, लेकिन प्रेम जब गिनने बैठता है तो बहुत उदारता से। डीडी ने विदा के बाद के उन घंटों में इतनी अधिक बातें स्मृति रेखा में दर्ज की कि उन्हें गिनवाने में ही घंटों लग जाए। बतौर बानगी यहां 2-4 बातें बता देना काफी होगा। बारात को विदा करने के बाद जब खराती लोग कुंवर कलेवा के लिए बनाए गए पूरी, सिंगल, गुटके, रायता, चटनी को लंच का दर्जा दे रहे थे, तब बेबी ने डीडी को एक पूरी दी और धीमे से कुमाऊनी में कहा, ये किसी की बनाई हुई और जूठी की हुई है, जरूर खा लेना। और जब उसने चटनी लगाकर खा ली तब बेबी ने मानो हवा से कहा, गुड बॉय, गुड बॉय। गुड़िया ने पूछा, कौन हो रहा गुड बॉय? बेबी ने आंखें नचाकर कहा, जो है वही हो रहा, और कौन होगा? इसी लंच के दौरान जब डीडी बब्बन से गीता बाली के रूप और अभिनय की प्रशंसा कर रहा था, तब खाना परोसने में व्यस्त बेबी पहले तो ए बैरी बलम सच बोल रहे, अब क्या होगा, गीता बाली की ताजा फिल्म का यही गीत गुनगुनाती रही। फिर उसने कहा, ये गीता बाली कितनी मोहिली है ना, मैं जो बंबई में होती तो उससे अब तक शादी कर रखती। पता नहीं क्या शुभदेव मुनि है वहां के लड़के, क्या। भोजन के बाद बेबी ने डीडी को पान का बीड़ा अपने हाथों से लगा कर दिया। बीड़ा देते हुए उसकी उंगलियां डीडी की उंगलियों से छू गईं। छुअन के क्षण नायिका और नायक की निगाहें मिली। नायिका मुस्कुराई और उसने दबे स्वर में पूछा, करंट तो नहीं लगा? पान में चूना बहुत तेज था, तंबाकू बहुत ज्यादा। डीडी का मुंह कट गया, उसे हिचकियां आती रही। बेबी ने उसे पानी का गिलास लाकर दिया और हिचकियां आने के संदर्भ में कहा, गीता वाली याद कर रही होगी। जीन सिमंस। डीडी ने पानी पीकर उद्घोष किया, गीता वाली नहीं, जीन सिमंस। जो होगी तुम्हारी घोड़े की जीन। बेबी ने मुंह बिचकाया। दोपहर जब सब लोग खा पी कर अलसा रहे थे, बेबी और उसकी हम उम्र लड़कियां एक कमरा बंद करके दबी जबान में बातें कर रही थी और खिखिया रही थी। बगल के कमरे में बब्बन और बेबी के ठुलदा कर्नल भुवन चंद्र शास्त्री के साथ लेटा हुआ डीडी यह जानने को मरा जा रहा था कि बातचीत का विषय क्या है। सहसा बेबी ने आवाज उठाकर नायक को सुनाने के लिए कहा, सबसे भला यह कि कोई लाटा मिल जाए। लाटा यानी गूंगा, यानी बुद्धू, यानी डीडी। बेबी की टिप्पणी पर भीतर ठहाका बुलंद हुआ और कर्नल साहब ने उठकर अपनी बहन को फटकार सुनाई। तीसरे पहर चाय पीने के बाद संगीत मंडली जमी। बब्बन और उसकी छोटी बहन गुड़िया तो खैर अच्छा गाते ही हैं, बेबी की आवाज भी सुरीली है। उसने एक फिल्मी गीत सुनाया, महफिल में जल उठी शमा। डीडी ने गुड़िया से अनुरोध किया कि कुछ गाए और बब्बन ने सख्त ताकीद की कि बहुत से गानों की एक एक पंक्ति गाकर बाकी याद नहीं है कहने वाला अपना नखरा मत दिखाना। डीडी ने बहुत सोचा और फिर एक कुमाऊनी गीत गाया। ये भी उसे पूरा याद नहीं था, लेकिन इसकी एक पंक्ति ही काफी थी। तेरा झूठा
मैनी खाचो माया ले खवायो सुआ। तेरा जूठा मैं नहीं खाता, प्रीत ने खिलवा दिया। नायक की आवाज थोड़ी महीन है, ऐसी चीखने चिल्लाने वाली मुर्कीदार बंदिश में चल जाती है। नायिका सुनकर मुस्कुराई और फिर उसने एक विचित्र सी टिप्पणी की, वो पूरी तो दया दी की झूठी की हुई थी। इस टिप्पणी पर गुड़िया हंसी, बाकी लोग विस्मित हुए। नायक ने गाना बंद कर दिया, आगे की पंक्तियां उसे याद नहीं थी। गुड़िया और बेबी दोनों से पूछा गया कि उस टिप्पणी का क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने सिवाय खिलखिलाने के और कोई उत्तर न दिया। कर्नल साहब नाराज हुए। मंडली बर्खास्त हो गई। नायक अहाते की रेलिंग पर झुककर खड़ा हो गया। थोड़ी देर में बेबी और गुड़िया आई। उनके साथ दुबली पतली, तीखे नाक नक्श और उदास आंखों वाली जन्म जन्म की साइड हीरोइन नुमा एक लड़की थी। परिचय दिया गया कि ये दया है, बेबी की ढोली गांव ब्याही बुबू यानी बुआ की बेटी। दया पहलागा करने को झुकी। डीडी ने रोका। गुड़िया ने दया का गुणगान किया, कितनी सुघड़ और होशियार है। बेबी ने गुणगान किया, साहित्यानुरागी है, डीडी का समस्त साहित्य पढ़ चुकी है, हिमानी नाम से कविताएं लिखती है। इसकी एक कविता सुमित्रा मम्मा ने पसंद की, संगम में छपने भेजी है। दया से अनुरोध किया गया कि कविता सुनाए। दया ने कहा कि मैं कभी कविताओं वाली कॉपी ही दे दूंगी, याद मुझे रहती नहीं, सुनाना मुझे आता नहीं। अब गुड़िया ने डीडी का गुणगान शुरू किया। दया ने कहा, रसोई में मेरी राह देख रहे होंगे। दया के जाने के बाद गुड़िया और बेबी एक दूसरे की ओर देखकर हंसती रही। फिर बेबी ने नए सिरे से दया का गुणगान शुरू किया। इस बातचीत का उद्देश्य समझकर अपने या की का सर्वथा अप्रत्याशित उत्तर पाकर नायक विह्वल हुआ और विह्वलता ने उसे धृष्टता प्रदान की। वो सीधा और साफ बोला, मुझे होशियार लड़कियां पसंद नहीं। कभी मेरे लिए लड़की ढूंढने ही बैठो गुड़िया, तो बुद्धू सी ढूंढना कोई। बुद्धू सी कैसी? गुड़िया ने हंसते हुए पूछा। ये हमारी बेबी जैसी? और नायक ने बहुत मासूमियत से सिर हिलाकर स्वीकृति दे दी। नायिका ने नायक के सिर हिलाने की नकल उतारी और फिर उसे हंसी का दौरा पड़ गया। गुड़िया के गले में हाथ डालकर वो हंसती हंसती टेनिस कोर्ट की ओर भाग गई। नायक ने पीछा नहीं किया, करना चाहिए था। डीडी बंगले के सामने जंगली गुलाब के झाड़ के पास खड़ा हुआ था। सुने बरामदे में बेबी आई और एक धुन गुनगुनाने लगी, छुप छुप खड़े हो, जरूर कोई बात है। डीडी को जवाब में कुछ गुनगुनाने की जरूरत महसूस हुई। इसी फिल्म का कभी आर कभी पार लगा तीरे नजर गुनगुनाए। नहीं, ये उसके प्यार की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा। तो यद्यपि रात अभी नहीं हुई थी, नायक गुनगुनाया पंकज की एक धुन, ये रातें, ये मौसम, ये हंसना हंसाना। नायिका ने स्वयं चुप होकर नायक का गुनगुनाना सुना और फिर उसके साथ साथ अंतरा स्वयं भी उठाया, उससे कहीं बेहतर स्वर में। अब नायक चुप हो गया और नायिका को अपलक आंखों से सुनते हुए नायिका की ओर बढ़ता गया। जब वो बिल्कुल करीब आ गया तब उसने गुनगुनाहट को शब्द भी दे दिए, तुम्हारा मेरे साथ यूं गुनगुनाना, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना, भुलाना भुलाना। नायिका हंसने लगी। तभी बब्बन ने आकर टिप्पणी की कुमाऊनी में, ठहरो ठहरो बच्चों, अभी बुलवाते हैं बेबी के ठुल्दा। नायिका ने हथेली उल्टी करके अपना मुंह नाक ढांप लिया कि यही अदा है उसके झूठ मूठ लजाने की। रात खाना खाने के बाद डीडी और बब्बन बंगले के बाजू अंधेरे में बुजुर्गों से छिपकर धूम्रपान का सुख लूट रहे हैं। तभी पास से कमरे की बिजली जलती है। दोनों सिगरेट हथेली में छिपा लेते हैं। कमरे की खिड़की पर बेबी प्रकट होती है। उसकी गोद में एक बच्चा है। बब्बन उससे बिजली बुझाने को कहता है। अब नायक सुनता रहा कि उस अंधेरे कमरे में नायिका बच्चे को चूम रही है और बार बार एक अंट शंट लोरी बनाकर उसे सुलाने की कोशिश कर रही है। इस लोरी में एक शब्द का बार बार उपयोग किया जा रहा है, लाटा। उस रात सब जल्दी सो गए, थके जो थे, लेकिन नायक को नींद नहीं आई। वो देर रात तक लेटे बब्बन को बातों में उलझाए रहा, लेकिन आखिर वो भी 2-4 लंबी उबासियां लेकर सो गया।
रसोई घर से जूठे बर्तन माजे जाने की आवाज आनी भी बंद हो गई। नायक उठा और बंगले के अहाते की रेलिंग पर जा खड़ा हुआ। नीचे, बहुत नीचे ताल की रोशनियां नजर आ रही थी। नायक ने चाहा कि कोई और भी उठकर आए और इस तरह चुपचाप इन सुदूर रोशनियों को देखता रहे। दो लोग, दो घड़ी साथ साथ इतना इतना अकेलापन अनुभव करें कि फिर अकेले न रह पाए। लेकिन कोई नहीं आया और नायक ने तब अनुभव किया कि अकेलेपन में भी कुछ है जो नितांत आकर्षक है, सर्वथा सुखकर है। लेकिन अफसोस कि उसे पा सकना अकेले के बस का नहीं। उसने सिगरेट रेलिंग पर मसल कर बुझा दी, एक गहरा निश्वास छोड़ा और फिर ठंड में सिहरते हुए गुनगुनाया, हमें भूल जाना, इन्हें ना भुलाना। और उसे लगा कि प्यार एक उदास सी चीज है और बहुत प्यारी सी चीज है उदासी। कमरे की ओर लौटते हुए उसका पांव एक गमले से टकराकर छिल गया। उसके हाथ पांव अक्सर इसी तरह चीजों से टकराते रहते हैं। शायद इतनी ऊंचाई से उसकी आंखें नीचे आई हुई रुकावटों को देख नहीं पाती। अब वो उदास ही नहीं, आहत भी था। उदास और आहत दोनों होना उसे कुल मिलाकर प्रेम को परिभाषित करता जान पड़ा। सुबह, बंगले का कोने वाला छोटा कमरा। कमरे में कोई नहीं है, लेकिन कमरे से लगे बाथरूम से नल चलने की और नायक के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वही सिग्नेचर ट्यून, हमें भूल जाना। नायिका कमरे में आती है, मेज पर खुली पड़ी किताब उठाती है, अटक अटक कर उसका शीर्षक पढ़ती है, हाउ ग्रीन वॉज माई वैली। अपने पल्ले नहीं पड़ती ये बातें। कुछ ऐसा भाव जताते हुए वो पुस्तक फिर मेज पर रख देती है और कहती है, पंकज मलिक, चाह पेला। नायक तौलिए से मुंह पोंछते हुए कमरे में आता है और कहता है, जरूर पियेंगे कानन बालाजी। आज हमें आपने बैड टी उर्फ हगन चाह देकर ही टरका दिया। बेमानती हुई सरासर। दूसरी बार वाला मगन चाह हमें मिला ही नहीं। मगन चाह की अंग्रेजी क्या ठहरी? नायिका मुस्कुराते हुए पूछती है। अ कप दैट चीयर्स, नायक जवाब देता है। कुछ खाने को लाऊं? नायिका जाते हुए पूछती है। खास इच्छा नहीं है, कोई बढ़िया सी चीज हो तो नीयत बिगाड़ी जा सकती है। अपना खौरा ले आऊं? वो तो थोड़ा सा खा दोगे। नायिका दरवाजे पर रुककर घूम कर पूछती है। शौक से ला सकती है अपना खोपड़ा, उसे खाने में बदहजमी का कोई खतरा नहीं। नायिका चली जाती है। नायक एक क्षण मुस्कुराता रहता है, फिर हाउ ग्रीन वॉज माई वैली उठाकर पढ़ने लगता है। वो इस उपन्यास में पूरी तरह डूब गया है। कथानक के अनुसार उसके चेहरे पर भाव आ जा रहे हैं। कभी कभी तो वो उसकी कोई पंक्ति उचार भी देता है। हंसी का प्रसंग आता है तो हंसता है, रुलाई का प्रसंग आता है तो रुआंसा हो जाता है। यही ढंग है उसका कहानी उपन्यास पढ़ने का। ऐसे में उसे कोई देख ले तो यही कहेगा, पगला कहीं का। उसे अब कोई देख रही है, लेकिन कथानक में उलझा हुआ वो दीन दुनिया से इतना बेखबर है कि देखने वाली को देख नहीं पा रहा है। वो ये भी नहीं सुन पा रहा है कि वो जो आई है कह रही है, चाह। नायिका आवाज उठाकर दोहराती है, चाह। स्वर नायक के कानों में पहुंचता अब जरूर है, लेकिन मस्तिष्क उसे विश्लेषित करने से इनकार कर देता है। लिहाजा किताब पर से आंखें हटाए बगैर वो पूछता है, चाह? नायिका चीखती है। चाय और नायिका दोनों की सुखद उपस्थिति अब उसका मस्तिष्क अंकित करता है। वो सक्रिय होता है, चहक कर कहता है, चाह। आहा, कुछ ज्यादा ही सक्रिय होता है। उसकी उत्साही हथेली गिलास को थामती नहीं, थप्पड़ सा मार कर गिरा जाती है। चाय गिर जाती है नायक की उंगलियों पर, नायिका के पांव पर, फर्श पर। नायिका पांव झटकते हुए सिसकारी भरती है। नायक उंगलियां झटकता हुआ सॉरी कहकर क्षमा मांगने की औपचारिकता और चीख मारने की विवशता दोनों का निर्वाह करता है। गंदा कर दिया ना फर्श, नायिका कहती है। हाँ, पपनदारी साएगा। सवेरे उठकर उसने झाड़ू पोछा कर रखा।
नायक बब्बन की सफाई खप्त से सुपरिचित है, तो वो इधर उधर देखता है और फिर मेज पर से एक कागज का टुकड़ा उठाता है और फर्श से चाय पोंछने की कोशिश करता है। इसे कहते होंगे तुम्हारी बंबई में पोछा लगाना। नायिका प्यार भरी व्यंग्य फटकार सुनाती है। वो भीतर जाकर पोंछा लाती है और फर्श पोंछ देती है। और तब फर्श पर बैठी हुई नायिका अपने अंगूठे से जरा ऊपर उभर आया एक नन्हा सा फफोला लग करके कहती है, जलाना ही आने वाला ठहरा कंधे। नायक थोड़ा पशुपेश में है। उससे ये कहना है कि मैं भी तो जला हूं या कि क्षमा याचना करनी है। वो कहता है, आप इस पर जल्दी कुछ लगा दीजिए ना, हल्दी और गोले का तेल या जंबक या। नायिका अपनी बढ़ रही आंखियां अपने अंगूठे से उठाकर उसके चश्मे पर जमाती है और पूछती है, यह आप क्या लगा रखी? मैं देश वाली हूं कोई? कुमाऊनी आत्मीयता को तू तड़ाक में विश्वास है और आप संबोधन वो देश वाली यानी मैदानी लोगों को मुबारक करती है। ऐसा स्मरण कराए जाने पर अब नायक कहता है, आप तुम। नायिका उसकी बात काटकर संशोधन करती है, तू तू। नायक कहता है खासे संकोच से, तू। नायिका आंखें बंद करके सिर हिलाकर नायक का अनुमोदन करती है। फिर कहती है, मेरा नाम तू, तेरा नाम मैं पगली कि तू पगला? नायक कहता है, मैं और तू होश में, बाकी सारी दुनिया पगली। कहता है और वहीं फर्श पर उकड़ू उसके पास बैठ जाता है। नायिका अपना चेहरा अंगूठे की ओर झुकाती है और जीभ लपलपाती है। कहती है, जानवरों का भला हिसाब, चोट लगी चाट लो, मेरे कहने चाटा ही नहीं जा रहा। फिर वो नायक की ओर नजर उठाती है और पूछती है, चाट देगा तू? नायक तय नहीं कर पाता कि बात शुद्ध मजाक में कही गई है कि थोड़ी गंभीरता भी है उसमें। प्यार सतत परीक्षा का एक क्रम है, ऐसा मानते हुए नायक नजदीक आकर अपना सिर उसके पांव पर झुकाता है और दृष्टि फफोले पर जमा देता है। वो मानो उस पर ही नहीं, अपने पर भी ये प्रकट नहीं होने देना चाहता कि फफोला देखने को झुका है या चाटने। नायिका की हंसी में भी अनिश्चय है। उसने अपने बदन का भार दोनों हथेलियों पर डालकर सिर पीछे की ओर कर लिया है, मानो फफोले वाला क्षेत्र नायक के लिए निर्बाध छोड़ देना चाहती हो। नायक का चेहरा झुका हुआ है, बगैर उसे पूरी तरह उठाए। अब वो नायिका को देखने की कोशिश करता है। दुस्साध्य है दृष्टिकोण, लेकिन सर्वथा दर्शनीय और स्मरणीय। वो सब जो दिख रहा है, होने की प्रतीक्षा में प्रफुल्ल चेहरा, हंसने में खुला मुंह, चकित किंतु उपकृत चितवन, ऊष्मा की थोंकनी बने रोज, साड़ी उठने से उघरी टांगे और एक नन्हा मुन्ना सा फफोला। ये फफोला मेरा दिया हुआ है, मेरा है, मेरा है, ऐसा कहता है नायक मन ही मन अपने से। झुकता चला जाता है वो और उसके होंठ छू जाते हैं उस फफोले से। तब खिलखिलाती है नायिका, लाड भरे लेकिन मजबूत हाथों से धकियाती है नायिका, और इस क्रम में बहुत पास आ जाते हैं उसके होंठ नायक की नाक के। अपनी जीभ निकालती है वो, नायक की लंबी तीखी नाक के कोने से जीभ छुला जाती है। बछड़ा कहती है और उठकर भाग जाती है वो। उसे रोकने की कोशिश में नायक फर्श पर लंबा हो जाता है। उसकी दीद देखती है एक ओझल होती जाती पीठ, लेकिन ओझल होकर भी वो ओझल नहीं होती। दोपहर बंगले का धूप खिला बरामदा, कैरम जमा हुआ है। एक मेज पर बोर्ड, उसके चारों ओर कुर्सियों पर 4 खिलाड़ी, बब्बन, बेबी, गुड़िया और बेबी के फौजी अफसर भाई। गुड़िया कुछ अनाड़ी है, बाकी सब खिलाड़ी हैं। ये लोग जितना खेल रहे हैं उससे कहीं ज्यादा शोर कर रहे हैं। बब्बन और बेबी बेहतर खिलाड़ी हैं, इसलिए उनमें जबरदस्त प्रतिद्वंदिता है। नायक थोड़ा अलग हटकर एक मूढ़े पर बैठा पत्रिका पढ़ रहा है। उसे खेल से कोई दिलचस्पी नहीं। खेलों के मामले में वो कतई अनाड़ी है। उसे नायिका में दिलचस्पी जरूर है और अक्सर वो अपनी निगाहें पत्रिका से उठाकर नायिका पर जमा देता है। कभी कभी नायिका भी देखती है उसकी ओर, और जब भी वो देखती है भाई साहब उसे झिड़क देते हैं।
खेल पर ध्यान दे। भाई साहब को किसी से मिलना है नैनीताल क्लब में। उनके चले जाने पर चौकड़ी पूरी करने की समस्या है। नायिका नायक से अनुरोध करती है। बब्बन हंसता है, ये क्या खेलेगा। नायक पत्रिका बंद करके खेलने बैठ जाता है। नायिका नहीं जानती कि नायक कितना अनाड़ी है, इसीलिए बब्बन से पिक्चर दिखाने की बाजी बदल लेती है। नायक वैसे ही अनाड़ी है। बदाबदी से उत्पन्न घबराहट उसका खेल और भी बिगाड़ दे रही है। और सवा सत्यानाश ये कि उसके पांव पर एक पांव पूरी ताकत से जमा हुआ है। ये पांव वो झुक कर देख चुका है, नायिका का है, जो उसने अनजाने में रख दिया है। या कि खैर, बब्बन बराबर तराई वाली बोली में नायक के खेल पर टीका टिप्पणी करके काम और बिगाड़ रहा है। अब बाजी चरमोत्कर्ष पर पहुंचा जाती है। बब्बन वगैरह की 2 और नायिका वगैरह की 1 गोट बची है। क्वीन भी ली जानी है। नायिका क्वीन ले लेती है पर कवर नहीं कर पाती है। इसके बाद गुड़िया की बारी आती है। वो बब्बन के निर्देशन में क्वीन ले लेती है, कवर भी कर लेती है, अंतिम गोट नहीं डाल पाती। लेकिन वो अब ऐसी जगह है कि बारी आने पर बब्बन उसे आसानी से डाल देगा। नायक के लिए अंतिम गोट ऐसी फंसी है कि रिबाउंड से भी डल सकनी मुश्किल है। नायिका नायक के लिए स्ट्राइकर जमा रही है, उसे बता रही है कि रिबाउंड लेने के लिए कहां का निशाना साधे। और बब्बन कहता है, अरे किस मरे को समझा रही है इंगल, रिबाउंड की तो भूल ही जाना भाई ना। दूसरे जो अनाड़ी हो गए है ना, उनका स्ट्राइकर रिबाउंड लेने में अपनी तरफ की पॉकेट में आ जावे है। दीदी मेरा यार वो अनाड़ी है कि रिबाउंड लेने में सामने की पॉकेट में डाल देगा स्ट्राइकर। नायक अब इस बाजी से संन्यास लेना चाहता है। वो स्ट्राइकर को बेबी के बताए स्थान से हटा देता है और लगभग निरुद्देश्य उसे अपनी गोटी की तरफ दाग देता है। और गोटी यहां वहां टकराकर बाईं ओर की पॉकेट में चली जाती है। बब्बन माथा पीटता है, बेबी ताली बजाती है। बब्बन कहता है, वाह भैया फ्लूक मास्टर। बेबी कहती है, मिलाओ हाथ पार्टनर। बेबी अपना हाथ नटखट अंदाज से आगे बढ़ाती है। नायक जानता है कि इसमें या तो पहले एक एक उंगली छूकर झटके से हथेली में हथेली ली जाती है या दूसरे की हथेली को अधर में छोड़ दिया जाता है। उसे डर है कि यहां दूसरी बात होने जा रही है, इसीलिए वो उंगलियां छूने का खेल शुरू होते ही नायिका का अंगूठा पकड़ लेता है। नायिका इस बीच बब्बन से मुखातिब हो जाती है और कहती है कि अब सबको फिल्म दिखाओ। बब्बन मुकरने की कोशिश करता है। नायक किसी इंतजार में अंगूठा पकड़े है कि हैंडशेक पूरा हो। सहसा गुड़िया कहती है, गड़ुए की धार दो रे। वो गाती है काज गीत की एक पंक्ति, हम नहीं कंपे बिटिया हमारी, ये तो कंपे है कूस की डारी रे। नायक ने नायिका का अंगूठा उसी तरह पकड़ रखा है जिस तरह कन्यादान के समय पाणी ग्रहण किया जाता है। पिता कूस यानी कुशा लेकर संकल्प उठाता है और घर की औरतें गड़ुए से पानी डालती हैं। गुड़िया हंसती है, बब्बन हंसता है। नायक झेंपता है लेकिन अंगूठा नहीं छोड़ता। नायिका मुस्कुराती है और अंगूठा छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं करती। क्षण ठिठका रह जाता है। फिर नायिका एक बार नीचे बोर्ड की ओर देखती है, एक बार नायक की ओर। मुस्कुराती हुई गुड़िया की ओर दृष्टि घुमाती है, उसे जबान दिखाती है, उठती है, अंगूठा छूट जाता है उसका। उल्टी हथेली से मुंह ढांप लेती है, दूसरी हथेली पीछे की ओर पसार देती है, भाग जाती है। नायक देखता है, वो पीछे की ओर पसरी कदोली न्योतती या क्या जाने ना 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 मताना करती कदोली। हवा में लहराते खुले बाल, अलस डोलते नितंब, झीने गुलाबी ब्लाउज से झांकता कंधे की हड्डी का तिकोना और ब्रा का स्ट्रैप। नायक जानता है कि ये सब धीमी गति में अंकित किए जाने के लिए है, ताकि मन के पर्दे पर इस दृश्य में नायिका जमीन से कूदती सी हवा में तैरती सी नजर आए। नायक ये भी जानता है कि दृश्य तभी पूरा होगा जब उस पसरी हुई कदोली की ओर एक विह्वल कदोली बढ़ाए। वो स्वयं भी हवा में तैर रहा होगा। तैरूंगा, वो अपने से कहता है। तैर चुका हूं, वो अपने को विश्वास दिलाता है। कभी कहीं या कि
शराब पीकर लड़खड़ाता प्यार ऐसे ही परम निराधार आत्मविश्वास के सहारे संभलता है। तीसरा पहर। नायक अपनी इकलौती काली गरम पतलून ढीले ढाले लाल पुलोवर के साथ पहने नए हीरो देवानंद के अनुकरण में बालों की एक ओर आगे से कलगी निकाले तैयार बैठा हुआ है बरामदे में। उसे बब्बन की प्रतीक्षा है। बब्बन ने उसे फौरन तैयार होने को कहा था और अब बब्बन ही नदारद है। बंगले में भीतर लड़कियां तैयार हो रही हैं। नायक उनकी आवाजें सुन रहा है और उदास हो रहा है। उसे लगता है कि ब्रा पेटीकोट पहनी, क्लिप कांटे रिबन रुमाल ढूंढती, हुक बटन लगाती लगवाती, टेलकम सेंट छिड़कती एक पूरी रहस्यमय दुनिया है जिससे वो बाहर है। लड़कियों के ही नहीं, लड़कों के भी ऐसे तमाम रहस्यमय संसारों से उसने अपने को अलग पाया है। खेल कूद, धौल धप्पा करने वाली दुनिया, मजा लूटने वाली दुनिया, नशा करने वाली दुनिया, जुआ खेलने वाली दुनिया, गंदी गालियां देने और गंदी बातें करने वाली दुनिया। बदतर यह है कि उसने अपने को इन खास तरह के संसारों से ही नहीं, दबे ढके मध्यवर्गीय जीवन संसार से भी अलग पाया है। और कभी कभी तो उसे ऐसा भी प्रतीत होता है, इस क्षण भी हो रहा है, कि स्वयं उसके भीतर एक पूरी दुनिया है और इन तमाम और दुनियाओं के संधान में वो उससे भी अलग हो गया है। 5 जनी अब सज धज के बंगले से जा रही है। गुड़िया, उसकी बड़ी दीदी बबली, बबली दी की बड़ी बेटी मुनिया, दया और बेबी। स्कर्ट, कार्डिगन, ऊंची एड़ी के सैंडल और पोनी टेल ने बेबी के जीन से मंस पक्ष को कुछ और भी उभार दिया है। विचित्र किंतु सत्य कि उसका इस तरह कुछ और जीन से मंस नुमा हो जाना जीन से मंस पर अनुरक्त नायक को सुखी करने की बजाय दुखी कर गया है। मानो उसकी ये नायिका भी सिनेमा के पर्दे से चिपक कर अब अलभ्य हुआ जाती हो। नायक उठता है और रेलिंग के साथ साथ चहलकदमी करने लगता है। उसकी नजर है मोड़ ले लेकर नीचे उतरती अपर चीना माल पर, जिस पर 5 जनी चल रही है। वो चाहता है कि उनमें से एक कन्या विशेष ऊपर के बंगले की तरफ देखे, लेकिन वो देखती नहीं। अब नायक इधर उधर दृष्टि घुमाता है। चीना पीक से लौटता हुआ एक घुड़सवार जोड़ा, कदाचित नवविवाहित, फ्लैट्स में मैच खेलने जाते पब्लिक स्कूली लड़के, ऊपर वाले बंगले में रिकॉर्ड प्लेयर पर अंग्रेजी गाना सुनाती किशोरियां, ट्रू लव, और यहां से वहां तक बिखरी ये हरी तिमा और उसके मध्य बिखरी रंग बिरंगी टीन की छतें। नायक को प्रतीति होती है कि इतना कुछ है सृष्टि में, लेकिन मेरे लिए नहीं। पीछे से आकर बब्बन उसके धौल जमाता है। किसके इंतजार में आहे भर रिया है लल्लू? नायक कहता है, तेरे और किसके? बब्बन कहता है, अबे मैं टिकस निकलवाने गया था। बढ़िया खेल है, काली घटा, 2 टिकस हैं, अपन तुपन देख आते। जब वे पहुंचे फिल्म शुरू हो चुकी थी। लिखने पढ़ने वाले नायक को लिखे पढ़े किशोर साहू की यह फिल्म निराशाजनक लगी। बब्बन ने अपनी आदत से लाचार फिल्म पर रनिंग कमेंट्री शुरू की। तब नायक को ठीक ही लगा और वो भी टीका टिप्पणी में जुट गया। बब्बन कहता, इस किशोर साहू को समझा ले उस्ताद, जब देखो यार मेरा फंटीबाजी में मशगूल रहे। नायक कहता, अबे हीरो है हमारा किशोर, हीरोइनियों की सोहबत नहीं करेगा तो क्या तेरी तरियों अंडे की टोकनी सिर पे धरे साहब लोगन की कोठियों के चक्कर काटेगा? वाह उस्ताद, बिस्कुट 2 हीरोनी, हमको एक भी नहीं। हबे टेस्ट में क्यों बाहर है? इन 2 में से एक जो जरा मरघिल्ली सी है तुझे दिलवा देंगे किशोर से। तब सामने की सीटों पर बैठी लड़कियों में से एक श करके चुप करने का आदेश देती है। बब्बन नायक के कान में मंत्र फूंकता है, एक्सक्यूज मी, ट्राई कर प्यारे। फितना बब्बन का आजमूदा शरारती नुस्खा है। एक्सक्यूज मी, किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में रेजगारी गिरा दो और फिर एक्सक्यूज मी कहकर उसे ढूंढने उठाने में लोगों को छू दो, परेशान कर दो। नायक को संकोच होता है। बब्बन उसे सूली पर चढ़ने को प्रेरित करता है, स्वयं रेजगारी गिराकर, और वो सूली पर चढ़ ही जाता है। जब सामने वाली मिस साहिबा कहती हैं, गंवार, बम्बैया बुद्धिजीवी को गंवार कहा जा रहा है। एक्सक्यूज मी
कहकर नायक सामने वाली सीटों के नीचे रेजगारी ढूंढने लगता है। एक टखना उसके टटोलते हुए हाथों की पकड़ में आ जाता है। टखना अपने को झटक कर अलग करता है। एक गर्दन घूमती है और एक फुफकार सुनाई पड़ती है। बदतमीज। नायक का फर्श पर झुका चेहरा, जिसकी पोर पोर से अब सचमुच एक्सक्यूज मी फूट रहा है, सीधा होता है और पर्दे से टकरा कर आते प्रकाश में वो देखता है नायिका को, जो कह रही है, मार मार सैंडल। और फिर मुस्कुराते हुए वो धमकी अधूरी छोड़ दे रही है। बब्बन कहता है, टीडी तेरे पांव छूने झुका था। बेबी नायक से कहती है, आयुष्मान। बब्बन ने ही लड़कियों को टिकट ला कर दिए थे, बब्बन ने ही रेजगारी गिराई थी। ये सब जानते हुए भी गुड़िया ने अपने संयुक्त परिवार की परंपरा के अनुसार शो खत्म होने पर अदालत बिठाई, जिसने डीडी को कसूरवार पाया। अभियोग पक्ष यानी बेबी को अधिकार दिया गया कि अभियुक्त के लिए दंड प्रस्तावित करे। स्विस रेस्टोरेंट में सबको डिनर। बेबी सजा सुनाती है। नायक के पास इतने पैसे नहीं हैं कि इतने जनों को डिनर करा सके। उसका मुंह उतर जाता है, लेकिन अपनी लाचारी को हंसी में उड़ाने के लिए वो कहता है, डिनर खिलाने में तो अपनी ये पतलून बिक जाएगी, दिक्कत यह है कि खरीदेगा कौन। मैं जो बैठी हूं खरीदने को, नायिका चहकती है। वो अपनी याद दिलाने को पतलून पुरानी बेच गए। नो बहानाबाजी। बब्बन नायक को बचाता है। डिनर खाओगे, और वहां जो घर में तुम्हारे लिए दे आलू में पानी और ठटवानी और टिक्कड़ बना रखे होंगे, उन्हें कौन खाएगा? तुम्हारे ससुरे? बेबी ने कहा, हमारे ससुरे क्यों खाएंगे? हमारे ससुरों का तो स्विस रेस्टोरेंट अपना ठहरावल। अरे जल्दी करो हो, जो भी जुर्माना हुर्माना करना है तुमको। बबली दी झिड़कती। गुड़िया पूछती है, तुमने मुझे क्यों जा रही दीदी? बबली दी हैरानी व्यक्त करती है, जिसे हो रही होगी ऊज यहां खड़े होकर बकबक करने की। अरे जैसा भी डिसाइड करते हो जल्दी करो। बब्बन सुझाव करता है, चाट या कॉफी और सैंडविच। बेबी को दूसरा सुझाव पसंद है। बब्बन नायक से दबी आवाज में पूछता है, छन इतने पैसे तो है ना? नायक सिर हिलाता है। कैपिटॉल के रेस्टोरेंट में नायिका के पास बैठकर नायक को बहुत अच्छा लगता है। वो चाहता है कि किसी चमत्कार से बहुत पैसे वाला हो जाए और नायिका को रोजाना महंगे से महंगे होटल रेस्टोरेंट में ले जाया करे। रेस्टोरेंट में नायक ज्यादा बातचीत दया से करता है। अपराध भाव सा है उसके मन में दया के प्रति। उनकी बातचीत का विषय है तार सप्तक। इससे किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। बिल चुकाने में नायक की जेब खाली हो गई है। टिप की अठन्नी उसे बब्बन से लेनी पड़ी है। 12 वर्षीय मुनिया, जिसका बोलने का अंदाज कतई अपनी माँ बबली दी जैसा है, रेस्टोरेंट के बाहर आकर पहले नायक से सहानुभूति व्यक्त करती है। शिवा, दीदी माम तो खान को हो गया। फिर आइंदा जानकारी के लिए पूछती है, अच्छा गुड़िया केंजा, जुर्माना नहीं देने पर क्या होने वाला ठहरा? गुड़िया मौसी बताती है, घर जाकर सब बता दिया जाने वाला ठहरा। नायक देखता नायिका की ओर है पर कहता गुड़िया से है। मुझे तो खुशी तब हो गुड़िया जब तू बेमंटी करे। जुर्माना भर दिए जाने के बावजूद घर पर जाकर सब बता दे। नायिका मुस्कुराती है और गुड़िया के कान में कुछ कहती है। गुड़िया हंसती है और बताती है, बेबी पूछ रही, दीदी दाजू तू क्या सचमुच लाटा है जो घर जाकर खुद नहीं बता सकता? नायक कहता है शायराना अंदाज में, 2 में से एक बात तो होगी, या हम गूंगे हैं या वो बहरे हैं। बब्बन कहता है रामलीला वाली शैली में, इस डायलॉग पर बब्बन तंबाकू वाले 8 आना इनाम देते, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। बबली दी टोकती, अच्छी हो, सिनेमा के बाद भी तुम लोगों ने सिनेमा जैसा जो शुरू कर रखा होगा। गुड़िया कहती है, क्यों? हमारा डीडी दाजू तो ठहरा ही सिनेमा वाला, तो अपनी बंबई में जाकर हीरो बन बल, यहां हमको क्यों दिखा रहा कौतिक? बेबी गुड़िया से कहती है, इस तरह कहती है कि नायक सुन सके, बबली दी नहीं। इनको जो दिखा रहा होगा कौतिक। हंसती हैं वे दोनों और नायक भी हंसता है। फिल्म के एक गीत में फ्रांसीसी और हिंदी दोनों के शब्द थे। मिडिल चाइना माल से शॉर्टकट लेकर ऊपर की ओर चढ़ते हुए उनकी चर्चा छिड़ी है। गुड़िया गीत की एक पंक्ति गुनगुनाने लगती है,
जिलेम्बू 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 जिलेम्बू। बेबी पूछती है, इस जिलेम्बू का मतलब क्या हुआ? नायक बताता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नायिका चौंकने का अभिनय करती है और कहती है, मुझसे? वो हंसती हंसती गुड़िया पर गिर जाती है। उसे संभालते हुए गुड़िया नायक पर गिरने लगती है। चट्टाने हैं, उन पर पिरूल हैं, मतलब चीड़ के सूखे पत्ते। पांव यूं ही फिसलता है। गुड़िया के धक्के से नायक लगभग गिर जाता है और अपने को बचाने के लिए नायिका का हाथ पकड़ लेता है। अब स्थिति यूं है, बचाते बचाते भी नायक का घुटना चट्टान से छिल गया है और नायिका के हाथ का सहारा लेकर उठ रहा है। नायिका उस पर झुकी हुई है। कराहते हुए नायक सफाई देता है, मैं फ्रांसीसी का मतलब समझा रहा था, वैसे ये गलत फ्रांसीसी है। अब वो नायिका के पास खड़ा हुआ है। नायिका मुस्कुराकर पूछती है, अच्छा, सही फ्रांसीसी क्या ठहरी? पता नहीं। नायक लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, शायद जामेवू। जामेवू। जामेवू का मतलब क्या ठहरा? नायिका पूछती है, मैं तुमसे। नायक वाक्य अधूरा छोड़ देता है, मैं तुमसे? हाँ। नायिका कुछ इस तरह दोहराती है जैसे वो अध्यापिका हो और नायक छात्र कि शाबाश, यहां तक तो ठीक बताया, अब आगे बताओ। नायक चुप लगा जाता है। नायिका कहती है, बताओ बताओ, मैं तुमसे? गुड़िया हंसने लगती है, मुनिया भी, और तो और गंभीर दया के होंठों पर भी मुस्कान खिल जाती है। मैं तुमसे क्या 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 करता हूं? भांग की जड़ी करता हूं, नायक खींच कर कहता है। नायिका पूछती है, भांग की जड़ी होने वाली ठहरी फ्रांस में? उत्तर तुम्हारा कुछ गलत जैसा हो रहा है भाई, फिर सोचो। मैं तुमसे? नायक एक गहरी सांस लेकर अपने को संयत करता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। नायिका बुजुर्गाना लहजे में कहती है, ये तो बहुत ही बुरी बात ठहरी, फिकर की बात ठहरी। बबली दी गुस्सा होती है, बुरी बात ठहरी तुम्हारी ये बकबक, शर्म न लाज नकटक राज, जो मुंह में आया कहना ना कहना कह दिया। अरे तुम कोई बच्चे जो क्या हो अब? बेबी बबली दी का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तो अभी बच्ची हुई ना दीदी, बेबी हुई मैं। उसे डांटो, बम्बैया बाबू साहब को। नाम बेबी होने से अब जन्म बेबी रहेगी तू। अरे तेरी उम्र में तो मेरी मुनिया होने वाली थी। बेबी पूरी मासूमियत से कहती है, तेरी तो शादी हो गई थी बबली दी। सब लोग हंसते हैं। बबली दी पहले मुस्कुराती है और फिर डांटती है, ठहर, आज जाकर मैं कहती हूँ गोदी गंजा से कि अब अपनी बेबी का ब्याह करा दो। तुम कोई नहीं बताओगे, मैं बताऊंगी आज सब बात। चुपचाप ये लोग अपर चीना माल पर ऊपर और ऊपर चढ़ रहे हैं। बांझ के जंगल के बीच से गुजरता हुआ रास्ता, बबली दी के टॉर्च की मरी मरी सी रोशनी, पेड़ों पर लगी काई और पथ पर बिछे गीले पत्तों की बोझिल गंध, अंधेरे पर बंगलों की रोशनियों के छींटे, झिंगुरों की निरंतर झिंग झिंग और कभी कभी किसी बंगले से नीचे या ऊपर की किसी सड़क से आते हुए किसी सुदूर वार्तालाप के टुकड़े। बबली दी अब भी बीच बीच में लानत भेज रही है। मूड बदलने के लिए बब्बन गाने लगता है, ये रात ये चांदनी फिर कहां, सुन जा दिल की दास्तां। नायिका केवल गुनगुनाती है। नायक साहस करता है और मुक्त कंठ से गाता है, रात ये बहार की फिर कभी ना आएगी। नायक और बब्बन का सामूहिक स्वर, पल दो पल और भी ये समा। नायिका की आवाज भी आ मिली है। आवाज की त्रिवेणी पर स्वर टकराते हैं, कंपन पैदा होती है अंधेरी की सतह पर, अनुभूति की गहराइयों में। सुन जा दिल की दास्तां गाते हुए नायक का गला भर्रा जाता है। कितना सुंदर है ये क्षण, कितना भंगुर है ये क्षण। पानी की टंकी से बंगले की पगडंडी पकड़ते हुए नायक सोचता है, कल सत्यनारायण की कथा है और परसों सुबह ये बंगला खाली कर दिया जाना है। सब अपने अपने घर चले जाएंगे, सिर्फ मेरा ही घर नहीं है। परसों के बाद अल्मोड़ा में कोई बेबी होगी, बंबई में कोई डीडी होगा, नायक नायिका नहीं होंगे। पांगर के पेड़ तले बब्बन के साथ एक सिगरेट जल्दी जल्दी फूंकते हुए वो अपने से पूछता है, नायक नायिका नहीं होंगे या कि जमाने की तमाम कोशिशों के बावजूद होकर रहेंगे। संशय के रूप में हो, चुनौती के रूप में हो, प्रेम में
या कि से मुक्ति नहीं। खाना खाने के बाद तरुण मंडली बंगले के हॉल में जा बैठी है। बब्बन ने प्रस्ताव किया है कि चाय पी जाए। घर की चाय पिए बगैर पी जैसी नहीं लगती। लड़कियों ने यह प्रस्ताव हूट कर दिया है। इतनी रात जो बनाता होगा तुम्हारे लिए जा, दूध भी है जने नहीं। दया उठती है, मैं बना लाती। बब्बन कहता है, जीती रहा बेटी। गुड़िया झिड़कती है, इस तरह बेचारी से 24 घंटे काम कराते रहोगे, मर नहीं जाएगी। दया बैठी रहो, कोई बांझी नहीं पड़ रही चाय बनाने की इस समय। दया जबरदस्ती बैठा दी जाती है। तब बेबी उठती है, मैं बना लाऊं। इस पर सब बेबी की खिल्ली उड़ाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बनाई चाय हम तो नहीं पियेंगे, और रसोई से तुमने मदद के लिए बुलाया तो हम नहीं आएंगे। नायिका तुनक कर कहती है, मत पीना, मैं तो पीऊंगी। नायक कहता है, मैं भी। बबली दी की मुनिया ताश की गड्डी ले आती है और एक डबल यानी 1 पैसा चाल वाला फल्लास खेलने की जिद करती है। उसे पता है कि खेलने के लिए पैसे बड़े लोग देंगे और जीत जाएगी तो सारा पैसा उसका होगा, हार जाएगी तो जीतने वाले बड़ों से चितौनी ले लेगी। बब्बन कहता है, छोटा खेल खोटा खेल, चपन्नी चाल तो रखो। बबली दी कहती है, अरे हमें कोई जुआ थोड़ी खेलना हुआ, देखो समय काटना ठहरा। और बब्बनो, ब्लाइंड भी ज्यादा जन करना। छोटा खेल है इसीलिए बब्बन बोल मोटा रहा है। ब्लाइंड जरूर करता है, पत्ता पकाने का लंबा चौड़ा नाटक करता है। मंत्रोच्चार के साथ उन अनदेखे 3 पत्तों को बार बार फेंकता है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फिर मात्र पहला पत्ता देखकर उसे बार बार उंगली से ठीक कर शोर मचाता है, अरे ट्रूमैन जैसा ये क्या होगा। ट्रूमैन यानी जोकर। या फिर बड़बाजू नमस्कार, बड़बाजू यानी बादशाह। या अरे दुक्की के नीचे दौलत। या मलका विक्टोरिया की हम पर हमेशा मेहरबानी रही है। या अरे इक्का हो तो चाल करनी ही पड़ती है वरना बेअदबी मानी जाती है। एक पत्ते के बूते पर इतना कुछ बोल देने के बाद वो चाल बढ़ाकर चलता है, फिर 2 पत्ते देखकर शोर करता है और चाल और बढ़ाकर चलता है, और तीसरा पत्ता वो देखता नहीं। जब ब्लाइंड खुद किया हो तब तीसरा पत्ता आखिर तक देखने की नहीं होती। और आश्चर्य है कि वो खूब जीतता है, या तो दूसरे उससे भिड़ते ही नहीं, और भिड़ते हैं तो अक्सर हार जाते हैं। डीडी ये सब जानता है, लेकिन इस बांट में वो फिर जाता है। उसके पास हुक्म का इक्का दुग्गा तिग्गा जो है, और मन में सहेज कर रखी ये इच्छा भी कि जुआ नशा खिलंदड़ी दुनिया के इस बेताज बादशाह बब्बन को उसी की दुनिया में नीचा दिखा दे। बब्बन ने कुल 1 पत्ता देखा है, बड़बाजू उर्फ बादशाह, और वो चाल पर चाल दिए ही नहीं जा रहा है, बढ़ाता भी जा रहा है। डीडी उससे कहता है, देख ले अपने पास बहुत बड़ा है। बब्बन मुस्कुराता है, अरे जब तक अपने 10 के इस नोट में कुछ भी बचा है ना, दूसरा पत्ता देखने का सवाल ही नहीं उठता। बेबी 2 कप चाय बनाकर लाई है। वो डीडी के पत्ते देखती है और कहती है, हाय गजब। नायक के गले में कुल 54 है। नायिका बबली दी से 5 रुपये उधार लेती है और फड़ में डाल देती है। चाल, बब्बन पूछता है, 5 की? नायिका कहती है, हाँ। बब्बन कहता है, ओह तब देखना पड़ गया दूसरा पत्ता। डबल बड़बाजू, जब 2 आए हैं तो तीसरा भी साथ लाए ही होंगे। बीबी कहती है, तीसरी आमा होगी। बब्बन हाफ हो जा, चला जा गड्डी में, यहाँ बहुत बड़ा है। बड़बाजू लोग एक ही आमा को क्यों लाने लगे, और 2 इसमें आ नहीं सकती। बब्बन कहता है, इसलिए चाल। वो जेब से निकालकर 5 का एक नोट फाड़ पर गिरा देता है। बेबी कहती है, इसने 3 पत्ते देख रखे शायद, या लगा रखे, शो करा लो। लेकिन नायक 1 पत्ता खींचकर चाल कर देता है। बब्बन भी फिर चाल करता है। नायक भी, बब्बन भी, नायक भी, बब्बन भी, नायक भी, बब्बन भी। तनाव खत्म करते हुए नायिका कहती है, 5 की चाल मैंने शुरू कराई थी ना, मैं कहती हूँ शो। बब्बन मंत्र पाठ के साथ
तीसरा पत्ता सरका कर देखता है और तीनों पत्ते फाड़ पर फेंकते हुए कहता है, अरे हम कहते थे ना कि बड़बाजू जब आते तीनों साथ आते हैं। सलामी निकालो, चरण तल नमस्कार करो। बेबी ट्रेल देखकर कहती है, हुई जा, इसने लगा रखी होगी पहले से। बब्बन अपने पिता की कसम खाकर कहता है कि मैंने पत्ते नहीं लगाए। बब्बन इस बात के लिए तैयार है, बल्कि उसका आग्रह है कि डीडी 5 की चाल के शुरू होने के बाद के पैसे न दे। किंतु डीडी कमरे में जाकर रुपये लाता है और उधार चुकाता है। वो खेल से अलग होकर चाय पीने लगता है। चाय कोई इतनी खराब बना सकता है, इसकी कभी उसने कल्पना नहीं की थी, लेकिन वो उसे सुड़कता चला जाता है। बेबी अपने कप में से एक घूंट लेती है और बहुत ही गंदा मुंह बनाती है। वो उस घूंट को थूक देती है और कहती है, छी, मैंने शायद किसी जूठे बर्तन में पानी उबाल दिया। इसमें तो घी, हल्दी, मिर्च सभी का स्वाद आ रहा है। फिर नायिका नायक की ओर देखकर कहती है, ये जाने कैसे पी ले रहा होगा। नायक कहता है, अरे हमें इन मामलों में नखरे सीखने का कभी मौका जो नहीं मिला। जो मिले सो खा लो, यही सुना है बचपन से। बबली दी कहती है, शिबो, ऐसा तो हुआ खैर। कम दुख थोड़ी उठा रखे डीडी ने। एक ही हाथ में लगभग 30 रुपये हारा नायक यूं ही शहीदाना मूड में था। इस सहानुभूति से और भी शहीदाना हुआ जाता है। फल्लास उस लंबी हार जीत के बाद जम नहीं पा रहा है, इसलिए लोग बाग शिव शिव खेल खेलना चाहते हैं। डीडी आदर्श पात्र है। इसमें साधारण हैसियत के मध्यवर्गीय लोग अपने से भी अधिक खस्ताहाल किसी उपस्थित या अनुपस्थित रिश्तेदार को चुन लेते हैं और उसकी दुख गाथा का विशद निरूपण स्वयं करते हैं या उससे करवाते हैं। बीच बीच में सभी कहते हैं, शिवा शिवा, मतलब बेचारा बेचारा। अनाथ डीडी की दुख गाथा इतनी बार सुनी सुनाई जा चुकी है कि अब रिश्तेदार अपनी अपनी पसंद के मुताबिक फरमाइश कर पाते हैं कि अमुक प्रसंग सुनाया जाए। डीडी जानता है कि ये सहानुभूति झूठी है, और अगर खरी भी है तो इससे कुछ बनने वाला नहीं है उसका। किंतु उसकी आत्मा इसी करुणा पर वर्षों तक पली है और अब भी इस खुराक के लिए ललक जाती है। तो नायक घाव प्रदर्शन की फरमाइशें पूरी करने में जुट जाता है और बीच बीच में नायिका की ओर देख लेता है। दुखों का वर्णन करने की उसकी एक खास शैली है, जिसमें पर मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं, और किस्मत में यही था, बाबुल मेरे नारो वाले भाव निहित हैं। नितांत प्रभावप्रद सिद्ध होती आई है डीडी की ये शैली, खासकर स्त्रियों पर। दुर्भाग्य कि वे सुनकर इतनी विह्वल हुई हैं कि उनके मुंह से यही निकला है, संसार तेरे लिए या आपके लिए कितना निर्दय रहा है बेटा या भाई साहब। गुड़िया पूछती है, वो क्या हुआ था डीडी दाजू, तू कहीं खेत चरने गया था? मुनिया कहती है, ऐसा जो थोड़ी, मामा 2 दिन का भूखा था। अरे क्या, छोड़ो, नायक कहता है, पर छोड़ता नहीं। मैं तो अब 12 साल का रहा हूँगा। मुरली मम्मा के यहाँ रहकर पढ़ता था रामपुर में। मम्मा रात को चले गए अपने गांव पिलखुआ। मम्मा ने कहा था मामी से इसे दे जाना कुछ पैसे, नहीं दे गई, भूल गई शायद। रसोई और गोदाम दोनों में ताला लगा गई। 3 दिन लगातार भूखे रहकर मेरा बुरा हाल हो गया। मैं पैदल 4 मील चलकर बिंदेश्वरी प्रसाद जी की कोठी में पहुंचा सुबह सुबह। मेरी किस्मत, उन लोगों का उपवास था, और तो हर बच्चों ने भी बड़ों की देखा देखी व्रत कर रखा था। चाय मिली, एक टुकड़ा बर्फी का मिला। भूख और भड़क गई छींटे से। बिंदेश्वरी प्रसाद जी ने कोठी के पीछे की जमीन में खेती कर रखी थी। मैं खेतों में चला गया, लोबिया लगी हुई थी। मैं खेत के बीच में छिपकर खाने लगा फलियां। पास ही एक मरियल गाय भी यही काम कर रही थी। मैं मजे से खा रहा था। नायिका ने हंसना शुरू कर दिया है। अन्य श्रोता करुण प्रसंग का अंत जानते हैं, इसलिए गंभीर होकर सुन रहे हैं। दया नहीं जानती, फिर भी लगभग रुआंसी होकर सुन रही है। नायक बात पूरी करता है। मैं मजे से खा रहा था, तभी खेत में जानवर की खड़पड़ सुनकर पट्टीदार आया डंडा घुमाते हुए।
उसकी नजर बचाने के लिए मैं और भी दुबक गया। नतीजा ये कि वो मुझे ठीक से देख नहीं पाया और गाय के साथ साथ मुझे भी एक डंडा पड़ गया। नायिका जोर जोर से हंस रही है। दया की आंखें छलक आई हैं। नायक नायिका की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से हैरान है, दुखी है। अरे मजनू अपना खूब पिटा है जिंदगी में, बब्बन कहता है, लेकिन उसके स्वर की खिलंदड़ी में थोड़ी हमदर्दी भी मिली है। परार के साल दिल्ली में भी तो पिट गया था, क्या झमेला था वो डीडी। लेकिन डीडी सुनाने के मूड में नहीं है। वो खिलखिलाती बेबी को देख रहा है। ऐसे क्या देख रहे? नायिका कहती है। हाँ सुनाई तो और क्या करूं। मैं होती ना मामी की चुटिया घंघोर रखती, बिंदेश्वरी प्रसाद जी से कहती आप लोगों ने व्रत रखा है तो क्या पकाओ मेरे लिए कुछ, और जिसने डंडा मारा ना मैं उसका डंडा छीनकर उसके मार रखती। आप सुनाते क्यों नहीं जो बब्बन दाजू सुनाने को कह रहा है? नायक नहीं सुनाता। गुड़िया चुप्पी तोड़ने के लिए कहती है, वो ऐसा हुआ शायद डीडी दा बंबई जाने से पहले दिल्ली गया एक बार। इसे क्या जो नाम कहते हैं, कौन जो है वो क्या क्या अज्ञे, नायक निरपेक्ष स्वर में कहता है। हाँ अज्ञे ने बुला रखा था। बुला नहीं रखा था, मैंने ही लिखा था कि मैं आना चाहता हूं नौकरी की तलाश में। गुड़िया चुप हो जाती है, इस उम्मीद में कि शायद डीडी अब सारा किस्सा सुना देगा, लेकिन नायक चुप रहता है। अरे सुनाओ भाई, बबली दी कहती है। तू सुनाता है भले गुड़िया, इतने लोग सुनने को बैठ रहे, फैन ठहरे तेरे सब। सुनाना क्या है? डीडी जल्दी जल्दी गोली दागती चली जाने वाली मशीन गन की तरह जुमले दागता है। मैं फौज स्क्वायर मालौज वाले हिमदा के पास रुका। वो खुद किसी के साथ रहते थे। गर्मी के दिन थे, मैं बाहर लॉन में सो रहा था एक खाट डालकर। एक रात में पेशाब करने उठा, आकर लेट गया। कुछ आवाज़ें सुनाई दी, फिर 2 क्वार्टर छोड़कर रहने वाला मुस्टंडा लड़का अपनी छोटी बहन के साथ मेरी खाट के पास आया। उसने बहन से पूछा, यही है ना? बहन ने निगाह फेर कर कहा, हाँ। मुस्टंडे ने मेरी पिटाई शुरू कर दी। अरे क्यों? नायिका पूछती है। नायक चुप रहता है। गुड़िया कहती है, वो ऐसा था शायद मुस्टंडे की बहन का पड़ोस वाले लड़के से कुछ चला हुआ था। नायिका नायक की ओर संकेत करके निगाहें सवालिया बनाती है। मुझसे नहीं, नायक कहता है। वो एक लोफर टाइप का लड़का था जो रोज रात को मुस्टंडे की बहन के पास आकर सो जाता था। अच्छा, ऐसा जो था तो जरूर कोई और रहा होगा। नायिका सहमत होती है। गुड़िया को यह चुहलबाजी पसंद नहीं, वो किस्सा स्वयं पूरा करती है। उस रात लड़के की माँ की नींद खुल गई। कहा उसने कोई आता देखा तो पूछा कौन? लड़का पीछे छुप गया और लड़की ने कह दिया कि डीडी दा आया था, मेरे कंगन उतारने की कोशिश कर रहा था। उसका देखा जो ठहरा कि डीडी दा उठकर गया है अभी अभी। अरे वो लोग तो डीडी को जेल भिजवाने के चक्कर में थे, बब्बन ने कहा। लेखक वेखक है, ये तो सब उनकी समझ में आता नहीं था। यही जानते थे कि बेरोजगार है। बेरोजगार आदमी चोरी की कोशिश कर ही सकता है। शिबो, बबली दी ने कहा। हेमदा नाइट शिफ्ट में गया हुआ था बल। जब लौटा तब भी कुछ खास नहीं कह पाया। क्या कहता? वो खुद नया नया आया था वहां। गुड़िया बोली, वो तो कहो डीडी दा की किस्मत से तभी। तू चुप रहो, बबली दी ने कहा। मुरादाबाद से मुनिया के डैडी पहुंच गए वहां। अपना पराया समझने वाले ठहरे, और इतने को पुलिस वाले ठहरे तुम्हारे भिंजू, मतलब जीजा जी। मुनिया ने कहा। डैडी ने बहुत डांटा मुस्टंडे को, है ना मम्मी? बबली दी बोली। अरे उनका गुस्सा कौन नहीं जानने वाला ठहरा। और बाद में ना हेमदा बता रहा था वो लड़की उस लोफर के साथ भाग गई बल, मुनिया ने कहा। नायक नायिका स्पीच एक दूसरे को अपलक देखते रहे हैं। मार दो जोक, नायक चुनौती देता है। कह दो, क्या करती बेचारी? डीडी भगा कर ले नहीं जा रहा था। ऐसा जो क्या? मैं कहूंगी क्या करती बेचारी? घोड़े की जीन जो नहीं ठहरी, बबली जी बोली। पता नहीं है क्या कहती है पगली, इसमें घोड़े की जीन कहां से आ गई? देखो, जीन सिमंस, नायक झिड़क कर कहता है। नायिका अपने मुंह नाक को, उन मुंह नाक को जिनसे नायक को जीन सिमंस की याद हो आती है, खरगोश की तरह हिलाती है और फिर कहती है जीन, और नाक सुड़क कर नाम पूरा करती है, सिमंस। ये अदा उसने फिल्म बरसात से सीखी है। स्थिति के तनाव से बेखबर मुनिया कहती है, दीदी मामा को बचपन में बंद भी तो कर देते थे ना, वो भी तो जेल ही हुई। शिबा,
बबली दी कहती है और फिर आवाज को थोड़ा नीचा करके किसी से न कहना वाले अंदाज में तर्जनी उठाकर बताती हैं, दुर्गुली बुबू उनको होने वाला ठहरा भाग जाएगा करके, बदनामी तो होगी ही, मुफ्त का नौकर भी हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए जब कहीं जाने वाली ठहरी उसको बंद कर जाने वाली ठहरी। ये खिड़की में खड़ा हुआ देखते ही रहने वाला ठहरा। बब्बन जाकर इससे बात करने वाला हुआ। फिर हमी ने कहा बुबू से, हमी ने तो भिजवाया इसको इलाहाबाद। नायिका कहती है, बड़ा मजा आता होगा इतनी बड़ी कोठी में अकेले बंद रहकर। बबली दी मुंह मटकाती है, कोठी? दुर्गुली बुबू के पास तो कोठरी जैसी थी। नायक चीख कर कहता है, हाँ मजा आता था। और इलाहाबाद में जब पियक्कड़ पुरंदा बिना किसी बात के मुझे मारते थे ना, हाथों में नील उभर आती थी, तब भी मजा आता था। अभी ये बताएंगे कैसे मेरी बहुत इच्छा थी कि कॉर्डराय का पतन पहनूं, और जब बबली दी वाले भिंजू ने मुझे कॉर्डराय का पीस ला कर दिया जने ऊपर, तब उससे पतलून मेरे लिए नहीं पुरंदा के बेटे के लिए बनी। और मुझे बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। नायक का कंठ भर्रा उठा है। अपने को संयत करते हुए वो कहता है सीधा नायिका से, सुन लो अच्छी तरह, ऐसे ही मजे लेते कटी है मेरी जिंदगी, और जो इस बात से चल रहे हैं उन्हें मैं मजा चखा कर रहूंगा। नायक अपनी जेबें टटोलता है। सिगरेट नहीं है। बब्बन उसे पैकेट थमा देता है। नायक बुदबुदाता है, गुड नाइट स्वीट प्रिंसेस। कुछ इस तरह मानो ये भी काली हो एक, और कदम पटकता सा तेजी से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर निकलते ही उसकी चाल मंद पड़ जाती है। वो चाहता है कि बब्बन उसे मनाने समझाने बाहर आए। बबली दी की आवाज सुनाई देती है, शिबो दीदी मूडी ठहरा, उसे चिढ़ाया क्यों? फिर बब्बन की आवाज, जाकर देखूं कहाँ जा रहा है, सूर्या ठहरा, कहीं समय तलीताल न चल दे। और अंत में बेबी की आवाज, तू यहीं रहो, मुझसे नाराज हुआ ना, मैं जाऊंगी बनाने। नायक रेलिंग की जगह अब चीना माल से मिलने वाली पगडंडी का रुख करता है, मानो सचमुच ही तलीताल जा रहा हो। नायिका दौड़ पड़ती है। नायक कदम तेज करता है, लेकिन दौड़ना उसे अशोभन मालूम होता है। पांगर के पेड़ तले नायिका नायक को पकड़ लेती है। कहाँ जा रहा डीडी? नायक धुएं का एक छल्ला बनाता है। खूब रिसा रहा ना मुझसे? नायक धुएं का एक और छल्ला बनाता है। वो नायिका की ओर नहीं देख रहा है। उसकी दृष्टि पांगर के पत्तों के पार आसमान में कुछ खोज रही है। मुझे मार? क्यों? रीस निकल जाएगी। मुझे गुस्सा नहीं है। झूठ हो भी तो मारपीट थोड़ी की जाती है। की जाती है। मैं तो इसीलिए हंस रही हूं कि तू नहीं करता। डांटो, झगड़ो, मारो, खाली रोना क्या हुआ? मैं कौन होता हूं किसी से झगड़ सकने वाला? क्यों नहीं होता? इतना बड़ा आदमी ठहरा, इतना दिमाग वाला, हम क्या ठहरे तेरे सामने? भूस पहाड़ी, हमने कहां देखी ठहरी दुनिया। मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है। मजाक मैं उड़वा रही हूं या तू उड़वा रहा है? क्यों रोता है तो उन लोगों के सामने? ऐसा क्या धरा है उनके पास जो तू उसे पाने के लिए ड्या ड्या करता है? क्यों रे? शिबो शिबो खाकर पेट भर जाएगा तेरा? शिबो शिबो ही तेरी जगह जाकर इम्तिहान दे आती होगी ना, जो फर्स्ट पास होता रहा। शिबो शिबो ही तेरी कहानियां, तेरे नाटक लिख जाती होगी ना। और शिबो शिबो ने ही 2 फिल्मों में तेरा नाम भी पर्दे पर चमका दिया होगा ना। नायक पांगर के तने से टिककर खड़ा हो जाता है। उसकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट उपेक्षित जलती रहती है। वो आंखें बंद कर लेता है। वो उंगलियों से उसकी पलकों के पर्दे उठाते हुए कहती है, सुन, मैं ना तेरे बारे में सब कुछ जानती हूँ। दया दी और गुड़िया तो तेरी बातें करने वाली ठहरी। अरे तुझे नहीं पता तो कितना अलग तरह का हुआ। हीरो ठहरा इन लोगों का, हीरो। रोएगा तो इनका जैसा ही हो जाएगा। नायक समाप्त प्राय सिगरेट को एक कश लेकर फेंक देता है। मैं तो इनसे भी गया गुजरा हूं। कैसे? नायिका पूछती है। जब मैं तक अपने को इनसे गया गुजरा नहीं मानती, तू कैसे मानता है? वो कोई और था क्या जिसने मुझसे कहा, मैं तुझसे हर तरह से बड़ा हूं बल? नायक खामोश रहता है। एक टहनी लेकर पेड़ तले लगे पत्थर से काई हटाने लगता है। चांदनी में पड़ता है एक नाम, रौंदेवू, संकेत स्थल।
अभी भी रिसाया हुआ है। देखो, माफ करो महाराज, तो मैं इस जन्म में कभी कहने वाली नहीं ठहरी। रीस आ रही है, मार एक थप्पड़, रीस खत्म। नायिका नायक का हाथ पकड़ती है, उसकी हथेली को अपने गाल के पास झटके से लाती है, लेकिन नायक उस झटके को रोक देता है। नायिका के गाल पर चांटा नहीं लगता, हथेली केवल आकर टिक जाती है। नायिका उसे वहीं टिके रहने देती है। तू बुद्धू है बेबी, नायक कहता है और उंगलियों से नायिका के चेहरे का भूगोल टटोलता है। अब हुआ तो ठीक, नायिका कहती है। सुन, दयादी बहुत होशियार है, तू उससे शादी कर। नायक की उंगली नायिका के होंठों पर रोक लगा देती है। नायक कहता है, मैं किसी बुद्धू से ही शादी करूंगा। नायिका नायक की उंगली काट लेती है और आंखें नचाकर पूछती है, घोड़े की जीन से? नायिका अब दौड़ने को होती है। नायक लपक कर उसे पीछे से पकड़ता है और तभी टॉर्च की रोशनी उन दोनों पर पड़ती है। What is all this? नैनीताल क्लब से लौटे फौजी अफसर ठुल्दा कड़कती हुई आवाज में पूछते हैं। बंगले से भी बब्बन, बबली दी, गुड़िया इन्हें ढूंढते इस ओर ही आ रहे हैं। बेबी, भीतर जा। ठुल्दा आज्ञा देते हैं। वो चल पड़ती है। ठुल्दा पूछते हैं बबली दी से, ये सब क्या तमाशा है? तुम सयानों के रहते क्या बचपना हो रहा है? बबली दी ने कहा, अब क्या कहा जाए आजकल के बच्चों से। मैंने तो पहले भी टोका, मैं तो तेरी बात देख रही ठहरी कि सारी बात बताऊं। वैसे हुआ क्या, कोई खास बात? अरे घर के बच्चे हुए, कुट्टी सल्ला मान मुनव्वल होने ही वाला हुआ सब। हमारा जो नहीं होता था, तू भी कार्तिक। अब चलो रे, सोते नहीं हो आज? लेकिन ठुल्दा गरजते हैं। अच्छा, पूछ रही है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये पूछो इस लोफर लड़के से। बेबी रुक जाती है, पलट कर कहती है, कुछ नहीं हुआ ठुल्दा, तेरी जो मन में आएगी कह देगा क्या? तेरे लिए ये लड़का लोफर ठहरा तो मैं क्या ठहरी? भीतर जाती है कि नहीं? ठुल्दा सुर्खियों में चीखते हैं। जा रही हूं, सब लोग चलो। सारी दुनिया को ये बता देना जरूरी जो क्या है कि हमारा ठुल्दा आज पीकर घर लौटा है। बेबी कहती है, शांत संयत। ठुल्दा बेबी की ओर झपटते हैं। बब्बन उन्हें रोकता है, बबली दी उसे टोकती है। इधर से निराश होकर ठुल्दा टीडी का कॉलर पकड़ लेता है और उसे हिलाते हुए कहता है, हैंड्स ऑफ माय सिस्टर यू वॉन्ग। नायक ने आज तक पलटकर जवाब किसी को दिया नहीं है, लेकिन वो ठुल्दा का हाथ झटक देता है और कहता है, हैंड्स ऑफ मी इफ यू प्लीज कर्नल शास्त्री। और तब ठुल्दा एक जोरदार झापड़ टीडी को मारते हैं। नायक पहले थोड़ा आचकचाता है, फिर अपनी शक्ति भर उनसे जूझ जाता है। तभी कक्का भीतर से आ जाते हैं। कार्तिक, बचपना मत कर डियर। और डीडी, तुम बब्बन के साथ भीतर अपने कमरे में जाओ मिस्टर। परसों उन्हें कहाँ जाना, तुम्हें कहाँ जाना। 2 दिन साथ में ये फौजदारी कैसी ठहरी? उन लोगों ने हॉल बंद कर रखा है, वहीं उनकी सभा जुटी है। डीडी पारिवारिक मंत्रणाओं की इस दुनिया से सदा का बहिष्कृत है। बब्बन को डीडी का साथ देने के चक्कर में परिषद से बाहर रहना खल रहा है। जाकर देखूं लल्लू, क्या खिचड़ी पका रही हैं वो लोग। बब्बन उठ ही जाता है। कर्नल आज टुल है नशे में, इसी वजह से गलतफहमी हो गई उसको। तू फिक्र मत करियो, मैं सब संभाल लूंगा। नायक खामोश रहता है पहले, फिर जब बब्बन दरवाजे पर पहुंच चुका होता है तब वो कहता है, कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैं बेबी से प्यार करता हूं। बब्बन एक क्षण ठिठकता है, फिर झूठ मूठ कहता है, मैं ठीक से सुन नहीं पाया, क्या फरमाया हुजूर ने? कह दिया जो कहना था, नायक कहता है और तकिए में मुंह घुसाकर औंधा लेट जाता है। देर तक हॉल से आवाजें आती रहती हैं। ध्यान दे तो बातचीत के कुछ टुकड़े वो सुन समझ भी सकता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देता। कह दिया जो कहना था, वो कहता रहता है अपने से। ऐसा कह देने से मानो एक बोझ उतर गया है, मानो एक चढ़ाई पार हो गई है। लेकिन ये कैसा बोझ है जो उतार देने से बढ़ गया है? ये कैसी चढ़ाई थी कि इसके आगे असंभव रूप से तीखी एक और चढ़ाई नजर आ रही है। डीडी अपने को बहुत बहुत थका हुआ महसूस करता है।